नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। सभी साथियों का नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे जी पेज नंबर 73 पे घृत के गुण। यहाँ से पढ़ दो संजय जी, आप ही पढ़ दो। घृत के गुण में हम पढ़ेंगे। हमने पेज नंबर 73 पे सबसे अंतिम पहला विचार पढ़ा था जी कि उत्तम अदम विचार। इसमें लिखा है इस प्रकरण में कहे गए दूध तथा घी में गाय का दूध और गाय का घी ही उत्तम होता है और भेड़ का दूध और घी निंदित माना गया है, क्योंकि गाय का दूध और घी हृदय के लिए हितकर है। हृदय के लिए जो शुद्ध चिकनाई चाहिए वो इसके अंदर है, और जो जीवनीय शक्ति यानी ओज के लिए कोई भी द्रव्य सर्वश्रेष्ठ है, ओज बढ़ाने वाला है, तो उसमें गाय का दूध और गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अब हम घृत के गुण पढ़ेंगे। घृत के गुण का मतलब गाय के घी के गुण पढ़ेंगे जी। पढ़ो संजय जी। ठीक है गुरुजी। घृत के गुण बुद्धि। थोड़ा साथ साथ ही डिस्कस करते चलियो जी, ताकि दोबारा रिपीट ना करना पड़े अपने को ये पैरा। ठीक है गुरुजी। बुद्धि, स्मृति, मेधा, जठराग्नि, शारीरिक बल, दीर्घायु, शुक्र तथा दृष्टि के लिए उत्तम है। तो ये तो क्लियर है, मतलब कि ये जो गाय का घी है बुद्धि के लिए अच्छा है, स्मरण शक्ति के लिए अच्छा है ताकि अपना को चीजें याद रहेंगी। मेधा मतलब कि मेधा जो बुद्धिमान जिसको हम बोलते हैं बुद्धि के लिए अच्छा है। जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि के लिए अच्छा है। शारीरिक बल उसके लिए अच्छा है। दीर्घायु लंबी उम्र होगी बंदे की। स्मरण शक्ति को अच्छा कैसे करेगा संजय जी? स्मरण शक्ति को कैसे अच्छा करेगा? ये सनिग्धता देगा गुरुजी, सनिग्धता देगा। धातुओं में सनिग्धता रहेगी तो स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। कफ कफ वाले में जहाँ पहले ही स्निग्धता अधिक हो तो वहां पे। कफ वाले में दूषित मेद है गुरुजी। वो तो दूषित मेद में क्या है, पहले उसके दीपन पाचन करके दूषित मेद शरीर से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद जो जो अच्छा मेद रहेगा, जो अच्छा स्नेहास रहेगा तो वो उसको हेल्प करेगा। ये विकृत मेद नहीं हेल्प करने वाला। कहीं ना कहीं घी है, घी के अंदर देखो अग्नि गुण भी होता है। घी के अंदर स्नेहास तो है ही, उसके साथ अग्नि गुण भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें घी डालते हैं तो अग्नि बढ़ती चली जाती है, यानी कि अग्नि गुण भी इसके अंदर है। गाय का घी है जो ये उतनी वो भैंस की तरह स्थूलता नहीं बढ़ाता। तो ये कफ वाले के लिए, जहाँ कफ बैलेंस है वहां पे अगर देखो वात और पित्त के लिए तो ये अमृत है। अपन ने ये डिस्कस पहले भी किया था कि भाई वात और पित्त के 120 रोगों को ठीक करना है। वात के 80 और पित्त के 40 रोगों को, 120 रोगों को ठीक करना है। तो गाय का दूध और घी उनके लिए तो अमृत है ही। अब बात है कफ वालों की। जहाँ पे कफ
बैलेंस में है या जहाँ पे कफ थोड़ा बड़ा है तो वहाँ दीपन पाचन करते हुए आप घी का सेवन करा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अग्नि को और अच्छा करने का काम करेगा। तो ये बुद्धि लेवल की अग्नि को और अच्छा करने का काम करेगा। उस तरह से ये स्मृति और स्मरण शक्ति और धारण शक्ति को अच्छा करेगा जी। आगे संजय जी। बालकों तथा वृद्धों के लिए श्रेष्ठ है। बालकों के लिए कैसे सर्वश्रेष्ठ है जी? बालकों के लिए शारीरिक शक्ति बढ़ाएगा और स्निग्धता लेके आएगा शरीर में। बच्चों का क्या है कि एनर्जी ज्यादा चाहिए, भागदौड़ ज्यादा करते हैं, उछल कूद ज्यादा करते हैं, तो उनको वो चाहिए, तो एनर्जी भी चाहिए उनको। तो फिर संजय जी दूध ज्यादा एनर्जी देगा कि घी ज्यादा एनर्जी देगा? दूध भी देगा गुरुजी, भी घी भी देगा। लेकिन लेकिन घी दूध की तुलना में बच्चों के लिए दूध की तुलना में घी ज्यादा कारगर है जी। बच्चों को बड़ों की तुलना में घी ज्यादा कारगर है, बड़ों के लिए दूध ज्यादा कारगर है। कैसे? मान लो बच्चे हैं जन्म से 16-17 साल तक, तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वो कफ के प्रभाव में है, इस समय अपनी उम्र के हिसाब से कफ के प्रभाव में है। तो यहाँ पे अगर घी देंगे, घी उनकी अग्नि को और अच्छा करेगा जी। दूध कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कफ को बढ़ाने का काम करेगा, तो घी उनमें और एक्टिवनेस लाने का काम करेगा जी। दूध कफ के काल में थोड़ा कफ बढ़ा सकता है, लेकिन ये घी वो ज़्यादा एक्टिवनेस इनके अंदर लाएगा, अग्नि को ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि कफ के काल में तो वैसे ही है, तो अग्नि को अच्छा करते हुए स्नेहास देगा। और बड़ों के लिए मतलब ऐसी वो नहीं है कि भाई वो या पित्त के काल में है या वात के काल में है, तो उनके लिए दूध अनिवार्य है जो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करे। तो बच्चों के लिए घी इसलिए ताकि वो उसमें अग्नि गुण है और कफ को भी बैलेंस में रखेगा। तो ज्यादातर माताएं क्या करती है, 5 साल तक बच्चों को वो खासकर 2 साल के बाद अगले 3 साल तक बच्चों पे दूध का फोकस ज्यादा रखती हैं कि सुबह भी दोपहर भी दिन में कई बार पिलाना। उसकी बजाय 2 साल के बाद अगर घी पे ज्यादा फोकस रखा जाए, बच्चों को उनको दाल सब्जी ये सब खाने की आदत डाली जाए, घी पे फोकस रखा जाए, तो वो ज्यादा काम करेगा उनके कफ के काल में दूध की बजाय। कई बार बच्चों में ऐसा देखा गया कि फिर वो बाद में केवल दूध पे ही निर्भर रहते हैं, भोजन आदि पे देरी से आ पाते हैं या दूध ही पीते हैं, बाकी और चीजें इतना खा नहीं पाते हैं। तो 2 साल तक दूध पे रखो और 2 साल के बाद घी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए जी बच्चों के लिए। और अपने यहाँ 7-8 5 साल तक कम से कम तीनों ही चारों टाइम दिन में दूध रखते हैं। इतना दूध उतना कारगर नहीं है जितना घी ज्यादा काम करेगा। घी कफ को बैलेंस में रखते हुए अग्नि को अच्छा करते हुए ताकत देने का काम करेगा जी। और वृद्धों के लिए तो दूध उत्तम है, फिर घी, ये दोनों ही श्रेष्ठ है जी। आगे पढ़ो जी। गुरुजी ये तो आज पता लगा, क्योंकि वैसे तो लोक में है ना जी ऐसा मानते हैं कि छोटे बच्चों को घी ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। घी ज्यादा खिलाने से हड्डियां वगैरह चिकनी हो जाती है और उनकी हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ है गुरुजी? इसमें कोई तंत्र वाली बात है? आपने ऐसा बोला है संजय जी, घी खिलाने से चिकनी होके हाइट रुकेगी। तो घी तो अग्नि गुण प्रधान है, उनके कफ को बैलेंस में रखेगा, दूध कफ को अधिक बढ़ाएगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लो किसी को आज खांसी जुकाम हो गया है और अब हम दूध पिएंगे तो उससे ज्यादा बलगम बनेगी कि घी खाएंगे उससे ज्यादा बलगम बनेगी संजय जी? दूध से बने गुरुजी। अनुपम जी, दूध से बलगम अधिक बनेगी। तो दूध कफ को और बढ़ाने वाला, जितना कफ बढ़ेगा उतना ही हाइट कम रहेगी अनुपम जी। तो घी ज्यादा कारगर है बच्चों के लिए दूध की तुलना में। 2 साल से 5 के बीच में यहाँ बच्चों को घी ज्यादा खिलाना चाहिए, दूध कम। अनुपम जी। गुरुजी स्मरण शक्ति बढ़ता है इससे, स्मरण शक्ति बच्चों में बढ़ता है दूध घी से? घी खाने से। हाँ बिल्कुल बढ़ता है जी घी खाने से। तो गुरुजी 5 साल तक करना चाहिए, आगे भी चला के रखे 10-12 साल तक बच्चों को घी ज्यादा में? आगे तो देखो, आगे तो लाइसेंस है ही घी के लिए। अब हम बात कर रहे हैं आगे तो खिलाने भी लग जाते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है जी हमारे पास जो ज्यादातर बच्चों में समस्याएं लेके आते हैं। 2 साल तक तो चलो ठीक है, बच्चा माँ पे डिपेंड है या फिर दूध और अन्न इसके ऊपर ही है। 2 साल से 5 के बीच में देखते हैं जी, दिन में वो दूध तो 4 बार पी रहा है या 5 बार पी रहा है, और रोटी वो खा ही नहीं रहा, वो ना वो दाल खाना सीख रहा है, ना वो
सब्जी खाना सीख रहा है। कईयों के तो बच्चे ऐसे देखे हैं कि या तो दूध पीते हैं या केवल मिट्ठे के साथ रोटी खाते हैं, बस और कुछ खाते ही नहीं जी। तो यहाँ पे इस अवस्था में विशेषकर घी खिलाना चाहिए अनुपम जी, उसके बाद तो घी खिलाते ही हैं। गुरुजी वैसे जो कुछ बच्चों में इस तरह से देखा गया है ना, ज्यादा घी प्रयोग करवाने से उनकी हाइट रुक जाती है, कुछ बच्चे ऐसे देखने में आते हैं। अगर आप दूध ज़्यादा कराओगे तो रुकेगी अनुपम जी, घी ज़्यादा तो खा ही नहीं पाएंगे बच्चे। घी आप रेगुलर बैलेंस में खिलाओगे तो वो अग्नि को अच्छा करते हुए वो उनके कफ को भी बैलेंस में रखेगा अनुपम जी। जी गुरुजी। तो बच्चों के लिए घी उत्तम है। हाँ जी, गाय का घी। यानी वो भैंस का करता हुआ ना जी, फिर अगर भैंस का खिलाया होगा लोगों ने। भैंस का स्लोनेस ला सकता है, कर सकता है जी, लेकिन बच्चों के लिए 2 से 5 के उम्र के बीच में घी पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, दूध की बजाय। लोग दूध पे ज़्यादा रखते हैं जी। ये अनुपम जी। गुरुजी भैंस का घी खिलाएंगे तो बच्चों में मेधावी नहीं होगा, तेज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बोला है दुबे जी। कमजोर रहेगा। जी जी गुरुजी। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जैसे कल हमने पढ़ा था हाथी वाले दूध और घी के बारे में, हमने पढ़ा भाई जैसा गुण है उसके अनुरूप ही कार्य करेगा। अब भैंस में क्या है, स्थूलता है, आलस है, मंदता है, तो वही बुद्धि में आएगा, वही दिमाग में आएगा, वही लीवर में आएगा, वही हर ऑर्गन में चला जाएगा जी। अब गाय का है जो उसमें एक्टिवनेस है वो हर जगह चली जाएगी। ठीक बोल रहे हो दुबे जी। आगे पढ़ो संजय जी। जी गुरुजी। प्रजा मतलब संतान, कांति, सुकुमारता तथा सुरीला या तेज स्वर चाहने वालों के लिए उत्तम है। तो मतलब जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, शरीर में कांति रहे, चमकदार रहे, आभा बनी रहे, उसके लिए अच्छा है। सुकुमारता मतलब जवानी बनी रहे, उसके लिए अच्छा है। और अच्छी आवाज और तेज आवाज चाहने वालों के लिए जो गाय का घी है सर्वोत्तम है। शत क्षीण, क्षीण मतलब क्षय पीड़ित, विसर्प रोगी, शस्त्रहत, अग्निदाह से पीड़ित रोगियों के लिए हितकर है। तो जिनको इस तरह के रोग हैं, शत क्या होता है गुरुजी? शत है जी कोई आघात, हाँ कोई आघात लग जाना जी। क्षति वगैरह हो जाता है। क्षीण और विसर्प यानी क्या होता है गुरुजी? क्या बोला जी? विसर्प रोगी। विसर्प है कि रक्त में दुष्टि होने से शरीर पे दाने दाने हो जाना जी, लाल लाल दाने दाने फैल जाना शरीर पे। तो इन सब चीजों में घी हितकर है। फिर आगे है वात विकार, पित्त विकार, विष विकार, उन्माद, शोथ, अलक्ष्मी। बीच में संजय जी राज्यक्षमा शब्द आया। राज्यक्षमा यानी कि टीबी। टीबी में क्या होता है जी, टीबी की जब हम संप्राप्ति पढ़ेंगे तो उसमें 7 धातुओं की अग्निमंद रहती है। वहां पे या मल बनता है या बलगम बनती है, बस 2 ही चीजें बनती है जी, धातुएं बनती ही नहीं है। तो वहां पे बोला गया है कि घी घी वहां पे क्या करेगा, घी के अंदर अग्नि गुण है जी, तो ये अग्नि को अच्छा करने का काम करता है। तो यहाँ राज्यक्षमा वालों के लिए दूध उतना लाभदायक नहीं है जितना घी लाभदायक है। तो राज्यक्षमा क्या है, एक तरह से कफ प्रधान रोग है, कफ की इसमें डोमिनेंसी है। और जो बच्चों की बात करी गई है वहां भी कफ प्रधान है, कफ की डोमिनेंसी है। तो कफ को बैलेंस में रखने के लिए दूध की तुलना में घी ज्यादा उत्तम है जी। आगे पढ़ो जी। यह समस्त स्नेह द्रव्यों में श्रेष्ठ है, शीतवीर्य है, यौवन को स्थिर रखने वाले द्रव्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये शीतवीर्य है और यौवन को स्थिर रखने में भी सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है। तो शास्त्र के जो अपने बिलोना मेथड से जो यूजुअली अपन बोलते हैं ना, पहले दही जमाओ, फिर बिलोना करके मक्खन निकालो, मक्खन से फिर घी निकालो। तो उस विधि से अगर निकाला गया है तो ये घी जो है एकदम सर्वोत्तम है।
आगे पढ़ो जी। दो भी है। हाँ गुरु जी, एक मिनट। यौवन को, अच्छा, शास्त्रों, अतएव युक्ति युक्त इसका प्रयोग करके यह हजारों चिकित्सा उपयोगी कर्मों को करता है। युक्ति युक्त इसका उपयोग करने पर यह हजारों चिकित्सा उपयोगी कार्यों को करता है। अनुपम जी, घी ऐसी कमाल की चीज है जो शरीर में बढ़े हुए पित्त को भी बैलेंस करता है, समता में लेके आता है, और घटे हुए क्षय हुए पित्त को भी बढ़ाने का काम करता है। तो एक घृत दोनों ही काम करता है। कैसे करेगा अनुपम जी? जी गुरुजी, यानी कि घटे हुए पित्त को भी बढ़ाएगा और बढ़े हुए को घटाएगा गुरुजी, है। हाँ, अत्यधिक बढ़े हुए पित्त को बैलेंस में लाने का काम करता है और क्षय हुए पित्त को बढ़ा के उसको भी बैलेंस में लाता है जी। जी गुरुजी, तो ये जो है ना जी, जो मान लीजिए बढ़ा हुआ है तो वहां पर तो अग्नि को कम कर देगा ये, अग्नि को कम करेगा और द्रव गुण को भी कम करेगा ये, क्योंकि संदिग्ध है ये। और मान लीजिए कम है, यदि अग्नि कम है तो वहां पर भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में देंगे तो इसमें ये अग्निवर्धक भी वहां अग्नि को बढ़ा भी देगा फिर ये। हाँ, तो इतनी कमाल की चीज है कि ये बढ़े हुए पित्त को, गर्मी बढ़ी है, उष्ण गुण बढ़ा है या तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, तो उसको ये शीत होने के कारण बैलेंस करता है जी। और फिर इसमें अग्नि कम है तो दीपन पाचन करते हुए, पित्त वाले को दीपन पाचन करते हुए घी खिलाएंगे तो उसकी अग्नि और अच्छी होती चली जाएगी। जैसे हम हवन में थोड़ा थोड़ा घी प्रयोग करने से अग्नि अच्छी होती है। तो इसलिए कफ के काल में बच्चों के लिए अनुपम जी, जहाँ प्राकृतिक रूप से कफ का काल है, वहां पे घी बहुत ही कमाल की औषधि का काम करेगा बच्चों के लिए। 2 से 5 की उम्र में, आगे तो करेगा ही, उस समय पे भी बच्चों को दूध की बजाय घी पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए जी। जी, जो ये हमारा जो नॉर्मल घी होता है, इसकी जगह जो मेडिकेटेड घी आते हैं, ये जैसे कंपनियों के कोटेकल वगैरह इनके, तो इनको यूज कर सकते हैं जी हम? कर सकते हो जी। देखो, नॉर्मल घी खाने में देखो क्या करना है, जहाँ पे सामान्य खाने में आपने इस्तेमाल करना है वहाँ पे आपने गाय का, घर का, खुद का निकाला हुआ या भरोसेमंद जगह से लिया हुआ इस्तेमाल करना है। कहीं व्याधि के रूप में आपने इस्तेमाल करना है तो वहाँ मेडिकेटेड इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि किसी को ज़्यादा ही सूखी खांसी है, सांस दमा अस्थमा जैसी स्थिति है, तो वहाँ पे सीतोपलादी चूर्ण देना है तो रासनादी घी के साथ दे दो जी। या फिर उसको कोई भी मेडिकेटेड घी के साथ दे दो आप, जो वात का शमन करने वाला है। नस्य डालना है तो रासनादी का डाल लो या पंचगव्य का डाल लो, या पित्त वालों में डालना है तो वासा घृत का डाल लो, दुर्वा घृत का डाल लो। खाने में, प्योर सिंपल खाने में जहाँ पे आपको ताकत की जरूरत है वहाँ गाय का घी ही इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड को केवल विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करना है रवि जी। जी जी गुरु जी। गुरुजी, त्रिफला घृत जो है इसका तो रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं रोज रात को दूध के साथ में। कर सकती हैं जी, रात को दूध में कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपकी आंखों की रोशनी को भी अच्छा कर देगा उदान काल में लेने से। और ध्यान रखना है कि जहाँ पे ड्राइनेस हो वहाँ पे त्रिफला घृत नहीं लेना है जी, क्योंकि त्रिफला है कहीं ना कहीं ड्राइनेस को और बढ़ाएगा। जहाँ पे पहले ही थोड़ी ड्राइनेस है, अधिक बोलने से, शक्ति से अधिक कार्य करने से, या वहाँ पे अगर आप मेडिकेटेड के रूप में लेना चाह रहे हैं तो राशन आदि लें तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा जी। या फिर प्लेन घी भी अच्छा काम करेगा। जिनको बैलेंस है सब कुछ, या कफ बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा है, वहां पे त्रिफला घी बहुत अच्छा काम करेगा जी। ड्राइनेस की स्थिति में त्रिफला घृत ना लें जी। गुरु जी, शतावरी घृत आता है, जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास जो दौड़ भाग करते हैं और जो जिम वाले होते हैं, मैं उनको शतावरी घृत देता हूँ, तो क्या ये सही है जी? हाँ, ठीक दे रहे हो जी आप, ठीक दे रहे हो रवि जी, अच्छा है। ताकत के लिए दे सकते हैं स्तावरी घृत। अपना खुद का भी बना सकते हैं जी, स्तावरी घृत, ब्राह्मी घृत, त्रिफला घृत खुद का भी बना सकते हैं आप। ये गुरुजी सस्ता बहुत है जी इनका जो है ना। भाई अनुपम जी, बात वहीं आ गई। आप इस पे अब ज्यादा टाइम लगाएं, अपना खुद का बना लो जी। घर पे आप लोगों के पास लगभग सबके पास घी है,
जिसने शतावरी का बनाना है तो उसमें शतावरी डाल लो जी, जिसने त्रिफला का बनाना है वो उस त्रिफला डाल लो, अपना बना लो जी। घी तो अपने पास है ही, त्रिफला भी अपने पास है, शतावरी भी है, जैसा बनाना वैसे बना लो जी। जो नहीं मिलता तब तक वो इस्तेमाल कर लो जी। शतावरी की कंपनी का सस्ता आता है। ये पता नहीं है दुबे जी किस कंपनी का सस्ता आता है, ये नहीं पता है जी कि सस्ता किसका आता है, ये पता है किस किस का आता है। मैं त्रिफला घृत की बात कर रहा जी। अच्छा अच्छा। और गुरुजी खाली शतावरी डाल दी घी में, बस शतावरी घी बन गया, या फिर वो शतावरी को पहले पानी में उबाल के और फिर उसको छान के फिर उसको घी के साथ फिर उबाले, और घी जब पानी पूरा उड़ जाए फिर जो घी बने उस शतावरी घी में, कौन सी विधि अपनाएं गुरुजी? देखो शतावरी घी में सीधा शतावरी डाल की थी तो शतावरी घी नहीं बना जी। या तो फिर आप घी का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखें कि घी थोड़ा हम 1.5 किलो घी लें, उसमें फिर आप शतावरी डाल लें, फिर उसको थोड़ा पकाएं, फिर पक के जब वो 1 लीटर अपने पास बच गया है तो उस तरह से, ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्सअप हो जाए, फिर उस तरह से आप रखें, या कुछ रेसों तक उसको पकाएं ताकि उसके गुण अच्छे से उसमें आ जाएं। तो इस तरह से कर सकते हैं, या गुरदर्शन जी या अनुपम जी ज़्यादा बताएं, या और साथी जिसका अनुभव है तो वो बता सकती है इसके ऊपर ज़्यादा जी। हम गुरदर्शन जी का शायद वो वीडियो बनाते रहते हैं। गुरदर्शन जी हो क्लास में? गुरदर्शन जी गुरुजी इसको घृत को तो जो बनाने के लिए, गुरुजी घृत को बनाने के लिए पहले इसका काढ़ा, जैसे शतावरी का काढ़ा बनाया जाता है, फिर घी को गर्म करके उसमें उस काढ़े को डाला जाता है और तब तक चलाया जाता है जब तक वो उसमें पानी ना उड़ जाए, वो पानी खत्म ना हो जाए, घी घी रह जाए उसमें। जी जी जी, ऐसे ही बनाते हैं जी। ठीक है जी, इसमें जैसी भी विधि आपको मिलती है शास्त्र में या जैसा अनुभवी वैद्य करते हैं वैसे आप बना सकते हो जी। आगे पढ़ो संजय जी। अभी पुराने घी के प्रयोग मंद पान जनित मध्याप्त या आदि विकारों में ये कौन कौन से विकार होते हैं गुरुजी? मदपान जनित या मदात्य हो गया जी कि मद का अत्यधिक सेवन करने से, शराब अत्यधिक सेवन करने से। तो वहां पे क्या है जी, मान लो शराब अत्यधिक सेवन करी है, अमल प्रधान तीक्ष्ण शराब का अधिक सेवन किया गया है, तो वो शरीर में पित्त को तो बढ़ाएगा ही, पित्त को बढ़ाते हुए साथ साथ में वो वात का भी इन्वॉल्वमेंट वहां पे हो जाता है जी। तो वहां पे पित्त और वात के ऊपर ये बड़ा अच्छा काम करेगा, स्नेहास भी देगा, पित्त की शीतता को भी कम करेगा, इस तरह से काम करेगा जी। जी गुरुजी। अपस्मार, मूर्छा, सिर, कान तथा योनि, गर्भाशय और भंग के रोगों का विनाश करता है। अपस्मार क्या होता है गुरुजी? अपस्मार होता है जी, अपस्मार को हम 2-3 तरीके से ले सकते हैं। एक तो जैसे भूलने की समस्या है, अपस्मार मतलब याद ना रहना जी, या फिर अपस्मार में जैसे आगे चल के मिर्गी जैसी संप्राप्ति बनती है, तो इस तरह की जो संप्राप्तियां हैं जी। वातज अपस्मार में ये अच्छा काम करेगा, वातज और पित्तज अपस्मार में जी। जी। मूर्छा है बेहोशी, और सिर, कान तथा गर्भाशय, वात अगर वात के कारण या पित्त के कारण ये सब संप्राप्तियां बनी है तो यहाँ पे पुराना घी बहुत अच्छा काम करेगा। और इतना अच्छा काम करेगा जी, पुराने घी के बारे में ऐसा है। और पुराने में भी कौन सा पुराना जी, मतलब जो पुराना हो, और पुराने में भी आपके पास एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि ऊपर का वो लिक्विड है और नीचे वाला जमा हुआ है। जो नीचे वाला जमा है उसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान है, और ऊपर वाला है जो उसमें जल की प्रधानता है। तो घी को नाक में डालने से जी ये यूट्रस के ऊपर काम करता है। कोई साथी बताएगा कैसे काम करता है जी? ये स्नेहास देगा गुरुजी प्राणवायु को, और वो प्राणवायु आगे पूरे व्यान वायु को स्नेहास देगी। ना ऐसे तो नहीं है संजय जी। क्या होगा गुरुजी इसमें? कोई और साथी बताना चाहेगा जी?
हाँ जी गुरु जी, क्या करें? नाक में डालने से गर्भाशय को पोषण देता है जी, क्या करेंगे जी? नाक में डालने से यूट्रस को अच्छा करता है जी। गाय का घी जी? कोई भी घी जी, और घी की बात कर रहे हैं तो विशेषकर गाय का ही आ गया जी। गुरु जी, यूट्रस को जो करेगा ना जी, नाक में डालने से प्राण प्राण ही बलवान रहेगा वहां पे। ऐसा है जी, ऐसा है, जो गर्भाशय है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान है जी, और जो नाक है वो भी, उसमें वो भी क्या करती है, नाक का कार्य क्या है जी, गंध को ग्रहण करना। तो गंध जो गुण है वो पृथ्वी महाभूत का गुण है जी। तो यहाँ पे हम गंध को अच्छा कर रहे हैं, स्मेल हमारी अच्छी है, तो यहाँ की पृथ्वी प्राकृतिक है तो वो वहाँ की पृथ्वी को भी प्राकृतिक करेगी। तो गंध गुण पृथ्वी का है और वही गंध गुण हमारी नासा के अंदर है जी। ये गंध गुण को अच्छा करता है जी। ऐसा बोला जाता है जी कि मान लो जैसे फल घृत है, उसका कई अनुभवी वैद्य उपयोग करवाते हैं कि भाई फल घृत को जब प्रेगनेंसी से पहले अगर आप पुत्र के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सी लड़कियां हैं अब पुत्र के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो फल घृत प्रेगनेंसी से पहले जब शुद्धि करके तैयारी करनी है तो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, खासकर 1 महीना तो कम से कम दोनों को खिलाया जाता है, पुरुष को भी और महिला को भी। और फिर महिला को केवल दाहिनी नाक में उसकी 4-4 बूंद डाली जाती है जी। और इसी तरह से फिर कंसीव होने के बाद पुरुष का बंद हो जाता है, क्योंकि उसका काम कंप्लीट। आगे आयुर्वेद में पुष्पवन संस्कार आता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि पुष्पवन संस्कार महीने तक करना चाहिए, कुछ मानते हैं कि 3 महीने तक करना चाहिए। तो आप 1 महीने से 3 महीने तक गर्भ कंसीव होने के बाद उसको खिला भी सकते हैं रेगुलर, और उसकी दाहिनी नासा में भी डालते रहें जी। ऐसा पुष्पवन संस्कार में जिक्र आता है जी उसके बारे में। तो ये है जी इसका उपयोग। आगे पढ़ो संजय जी। गुरु जी, पुराने घृत को स्टोर किस में करना चाहिए? अगर स्टील के बर्तन में किया हो तो ठीक है, या फिर घड़े वगैरह में करना पड़ेगा इसको? स्टील के बर्तन में कर लोगे तो अच्छा रहेगा जी, स्टील में भी कोई नुकसान नहीं है। और घड़े में करोगे तो घड़ा ऋतु के हिसाब से उसको कम करता रहेगा जी, चूसता रहेगा। 10-20 साल रखेंगे स्टील के बर्तन में, कोई दिक्कत नहीं ना? ना, दिक्कत कोई नहीं है, स्टील में जी रख सकते हैं जी, अच्छा विकल्प है जी स्टील। नहीं, वो कांच में जी, कांच में। स्टील नहीं संजय जी, कांच में। कांच मिट्टी के बाद बेहतर विकल्प है, स्टील नहीं कांच। आजकल स्टील भी वो क्वालिटी वाले स्टील कहाँ आते हैं जी। जी गुरु। कांच बेहतर विकल्प है जी। आगे पढ़िए। वक्तव्य: पुराने घी का व्यवहारिक परिचय। आगे बढ़ता हूँ। शास्त्रकारों ने काल की अवधि के अनुसार इसके नाम भेद किए हैं, यथा नंबर 1 पुराण घृत, कुंभ सर्पी तथा महाघृत। इनका प्रयोग उक्त सुश्रुत संदर्भ के अनुसार करें। इसके भी कुछ अवान्तर भेद किए गए हैं, यथा 1 वर्ष पुराना, 10 वर्ष पुराना, 15 वर्ष से अधिक पुराना अथवा 100 वर्ष या 111 वर्ष पुराना घृत पुराण घृत या कुंभ सर्पी कहा जाता है। इससे भी अधिक पुराने घी को महाघृत कहा जाता है। तो ये घी के प्रकार बताएं, कितने कितने साल पुराना घी होगा तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? यह घी केवल औषधि उपयोगी रह जाता है, मतलब इसमें औषधियों में उपयोग कर सकते हैं, डेली के खाने पीने में नहीं। घी जितना पुराना होगा उसका वर्ण मोमिया हो जाता है, तो वो थोड़ा सा देखने में मोमिया जैसा हो जाएगा, मोम जैसा होता है वैसा हो जाएगा। तब इसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इसी घी का प्रयोग संधिपात ज्वर में सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र के स्थान पर रखते हैं। श्वास रोग में इसे छाती, पसलियों तथा गले में लगाते हैं या मलते हैं।
इसका संग्रह पहले श्रीमानों के घरों में प्राचीन परंपरा के वैद्यों तथा हकीमों के चिकित्सालयों में होता था। यह चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये है जी। जी, तो ये पुराना घी जो है संधिपात ज्वर में सिर के ऊपर ब्रह्मांड के स्थान पर रखते हैं। तो सिर जहाँ पे चोटियां बनाते हैं, मेरे ख्याल से जहाँ चोटी रखते हैं वो ब्राह्मण वगैरह या शास्त्री वगैरह, तो वहां पे रखते होंगे। इसमें आप गुरुजी प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा। ब्रह्मरंध्र होता है जी हमारे सिर का केंद्र बिंदु, जहाँ पे आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वो है सिर बिल्कुल सेंटर पॉइंट से बिल्कुल कच्चा होता है, जितना पिलपिला होता है, अगर वहाँ पे आघात हो जाए तो मृत्यु हो सकती है। और वो तो वैसे 1 साल 1.5 साल 2 साल तक जाके वो पकता है, उसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है जी शास्त्र में कि जब बच्चे में आत्मा प्रवेश करती है, आगे उसको पढ़ेंगे भी अपन जब संप्राप्तियां पढ़ेंगे अभी आगे, कि आत्मा जब पंच महाभूतों का संतुलन हो तभी प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है और आत्मा को लगता है कि अगर ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं है, तो जब अगर बच्चा साल 1.5 साल 2 साल तक मर रहा है तो उसकी जो आत्मा है वो वहीं से निकलती है जी, ब्रह्मरंध्र से। और जब उसको लगता है कि ये शरीर मेरे लिए उपयुक्त है तो धीरे 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 वो ब्रह्मरंध्र समय के साथ बंद हो जाता है, पक जाता है जी। अगर जब तक वो नहीं पकता उस समय तक अगर बच्चा की डेथ हो जाती है तो आत्मा वहीं से निकल के जाती है, ऐसा शास्त्र में आता है जी। तो ये संजय जी समझ गए होगे ब्रह्मरंध्र कौन सा होता है? हाँ, समझ गया गुरुजी। और जी जहाँ पे वो पंडित वगैरह चुटियां रखते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं गुरुजी? चूटिया थोड़ी सी पीछे चली जाएगी, ब्रह्मरंध्र बिल्कुल बीच में ऊपर में सेंटर जगह पे होता है जी, उसको ये बताएंगे अनुपम जी। उसमें तो गुरुजी काफी अंतर हो जाता है। ब्रह्मरंध्र तो वहां बोलते हैं ना वैसे तो, चोटी की जगह पे काक बोलते हैं हमारे यहाँ तो गुरुजी उसको। हाँ, काकी बोलते हैं जी सामान्य भाषा में। चोटी दूसरी जगह पे है अनुपम जी, लेकिन ब्रह्मरंध्र यहाँ सेंटर में होता है, सिखा का तो अलग स्थान होता है। सहस्त्रधार बोला जाता है। आदि आदि उसको अधिपति मर्म कहते हैं ना, अधिपति मर्म। अधिपति मर्म का स्थान है शिखा। ब्रह्मरंध्र नहीं क्या जी वो? अनुपम जी अधिपति मर्म। जी वो तो मान के जी ब्रह्मरंध्र नहीं क्या वो? मैं ये पूछ रहा हूँ ब्रह्मरंध्र। हाँ ब्रह्मरंध्र वहाँ पे अधिपति मर्म शिखा के बारे में पूछ रहे थे ना, जहाँ पे कल इसको ग्रुप में भेजेंगे जी ब्रह्मरंध्र के बारे में। कल दिन में मैसेज भेजना, आपको इसकी एग्जैक्ट डिटेल भेजेंगे जी, कल दिन में मैसेज करना जी ग्रुप में। ठीक है, ये हो गया गुरुजी पूरा। अब इसमें इसके आगे क्या पढ़ना है? हाँ, इसमें कहा गया है जी घी जितना पुराना होगा उतने ही औषधीय गुण है। यहाँ पे अपने आजकल सरकारें क्या करती है जी, घी के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखवा देती है। तो घी की कोई एक्सपायरी नहीं है, जितना पुराना होगा उतना ही ये उपयोगी है जी, उतना ही। एक्सपायरी डेट तो मेरे ख्याल से क्यों लिखवाते होंगे? अगर घी थोड़ा कच्चा रह गया ना तो उसमें फिर फंगस आने लगती है ऊपर, जो उसके ये उल्ली लग जाती है। वो टाइम तो संजय जी 15-20 दिन महीने में हो जाएगा। 15-20 दिन महीने में हो जाएगा। 9 महीने की तो एक्सपायरी, एक साल की एक्सपायरी तो देते हैं फिर भी ये, उससे तो पहले हो जाएगा। उचित है। देखो उसमें 2-3 कारण है। एक ये कारण होगा, दूसरा उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के लिए सरकारें इस तरह के उल्टे सीधे कदम उठाती रहती हैं, दूसरा वो कारण है। तीसरा है कि इसमें से घी में से गंध आने लगती है, तो कस्टमर 4 तरह की कंप्लेंट लेके पहुंचेगा दुकानदार के पास और झगड़े बढ़ेंगे। तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए शायद ये एक्सपायरी डेट का सिस्टम बना दिया गवर्नमेंट ने। अगले पेज पे पढ़ो संजय जी अब ईख के रस के वर्णन। इससे गुरुजी थोड़ा प्रकाश डालते हैं वैसे तो। ईख के रस का वर्णन। ईख का रस सामान्य रूप से गुरु, स्निग्ध, ब्राह्मण, पुष्टिकारक, कफ तथा मूत्र को बढ़ाने वाला होता है। यह वीर्यवर्धक, शीतल, रक्त पित्तनाशक, रस एवं पाक में मधुर तथा सर होता है, मतलब मल भेदक होता है। ये तो पूरा एक्सप्लेनेटरी है और इसमें कुछ बताना है आगे? ठीक है, मेन सा इसमें डिस्कस कर लें कि ईख का जो रस है वो गुरु है जी, शरीर स्निग्ध है, शरीर में बल बढ़ाने वाला है और शुक्र धातु को अच्छा करने वाला है, शीतल है, रक्त पित्त नाशक है,
रस एवं पाक में मधुर है। तो ये मुख्य से शरीर में धातुओं को अच्छा करने वाला है जी। दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होने पे इसका उपयोग किया जाए। विशेषकर कब इस्तेमाल करते हैं जी? गर्मियों के समय में, तो वहाँ पे ये सब गुण इसके ऊपर लागू होते हैं जी। अब इस ईख के रस से निर्मित पदार्थ ये पढ़ो जी। गुरुजी ये क्या है ये? गन्ना गन्ना शेरडी। ओके ओके। गुरुजी रक्त पित्त नाशक जो है, रक्त पित्त वाला जो जो शरीर के विभिन्न अंगों से खून निकलने लगता है उसी को रक्त पित्त बोलते हैं। हाँ, शरीर के किसी भी अंग से ब्लीडिंग होना, चाहे वो गुदा मार्ग से हो, महिलाओं में योनि मार्ग से हो, या नाक से हो, या मुख से, कहीं से भी ब्लीडिंग होना, उसको बोलते हैं रक्त पित्त जी। ठीक है। नहीं रक्त पित्त इसको बोलेंगे। और वैसे चमड़ी पे कूद के आता गुरुजी को क्या बोलेंगे? वो तो रक्त की दुष्टि है। रक्त पित्त का तो मतलब है किसी शरीर के किसी हिस्से से रक्त निकलना, वो फिर विसर्प। ईख के भेद। आज चल रही विकास की आंधी में इनकी कुछ ही जातियों के नाम सुनाई देते हैं। हो सकता है कि आगे ये बचे कुछ नाम भी उड़ जाएं, तथापि इनका उल्लेख यहाँ कर दिया जा रहा है। पहली प्रजाति है पोंडा, ये पोंड्रक, दूसरी भिरुक, तीसरी वंशक, चौथी शतपोरक मतलब 100 गांठों वाला, पांचवी कांतार, छठी ताप शिक्षु जंगलों में होने वाली ईख, सातवें कांडिक्षु, आठवें सूची पत्रक जिसके पत्ते सुई के भांति चुभते हों, 9 नंबर पे नेपाल, नेपाल देश में होने वाला ईख, 10 नंबर पे दीर्घ पत्र, नाम विशेष वह तो सभी ईखों के पत्ते लंबे होते हैं और इसके लंबे पत्ते होंगे। 11 है नीलपोर जिसकी गांठों में नीली आभा हो। 12वां है कोशकृत तथा 13वां नंबर है मनोगुप्ता। ये 13 जातियां ईख की कही जाती हैं। इसी को ऊख भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे शुगर केन कहते हैं। संस्कृत में इसका एक नाम गुड़ मूल है, अर्थात ईख सभी प्रकार की मिठाइयों की जड़ है। आगे चलकर बाल, तरुण, वृद्ध भेद से भी इसका वर्णन का नाम किया गया है। ईख के रस से निर्मित पदार्थ। फाणित मतलब राब, दूसरा मत्स्यांडी मछली के अंडों के सदृश या खंड राब। ठीक है जी। इसमें अगले पेज पे अनुपम जी, ये संजय जी पढ़ना है। ईख के रस से निर्मित पदार्थ, इसमें पहले नंबर पे है जी फाणित, इसको राब बोलते हैं। और फिर आगे है मत्स्यंडी, फिर गुड़, खांड, तो ये अलग अलग ग्रुप इसके आगे है जी। तो राब के बारे में बहुत प्रचलन है जी, कि राब का तो इतना प्रचलन है कि लोग राब के पीछे बिल्कुल पागल हुए रहते हैं जी, कि सबसे उत्तम ही वो है। लेकिन शास्त्र राब के बारे में, फाणित के बारे में क्या बोलता है? अगले पेज पे गुण पढ़ो संजय जी, फाणित के गुण। जरूर के गुण। फाणित गुरु, अभिसंधि, दोषों का संचय करने वाला किंतु मूत्र का शोधन करने वाला होता है, अर्थात इसका सेवन करने से मूत्र खुलकर निकल आता है। तो क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी इसके बारे में? मतलब ये अभिसंधि है, अटकने फंसने वाला है, एक सिर्फ मूत्र को खोल के निकालता है, ये इसका फायदा है। अदरवाइज अभिसंधि है, दोषों का संचय करता है, और गुरु है तो पचेगा देर से। तो ये इसमें 3 समस्याएं हैं और एक इसका लाभ है। इसको लंबे समय तक सेवन करने से भयंकर अग्निमंद कर देता है जी। लंबे समय तक सेवन करने से भयंकर अग्निमंद कर देता है। तो फाणित और राब, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग इसका उपयोग करते हैं, इसको अमृत समझ के, लेकिन इससे बचना है जी। दही की तरह ही इसका उपयोग करते हैं जी। तो जैसे गुण दही में है वैसे गुण इसके अंदर है, और विशेषकर ये अभिसंधि तथा दोषों को संचय करने वाला, इसलिए इससे बच के रहना है जी। तो ये है फाणित के बारे में, इसके बारे में।
हाँ जी बोलो। तो ईख के रस को गुरु जी जो उबालते हैं ऊपर झाग झाग निकलते हैं उसको ही राब बोलते हैं। जब आप गुड़ बनाते हैं ना जी, गुड़ तो क्या स्थिति है कि अपन रस को पकाते 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 पूरा जब पक जाएगा वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसे आप खोआ निकालते निकालते पूरा गाढ़ा कर देते हैं, तो गुड़ तो वो है। और गुड़ पकने से पहले की स्थिति राब है जी, जब वो लिक्विड फॉर्म में है, बस उसको ही मटके आदि में या जिसमें भी वो डाल के डिब्बों में रखते हैं, भाई गुड़ को नहीं, इसको खाओ ये अमृत है, तो वो राब है जी। मतलब थोड़ा कच्चा गुड़, मतलब कच्चा हाँ कच्चा गुड़, बिल्कुल जी। पतला लिक्विड गुड़, ठीक है जी। तो उस लिक्विड का आजकल ज़्यादा प्रचार है, लेकिन इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं, तो इससे बच के रहना चाहिए जी। अब आगे पढ़ो जी। आगे बढ़ो गुरु जी। हाँ, अगले भाग का रस और आगे यांत्रिक रस, इनमें क्या डिफरेंस है, पढ़ो जी। ये कहाँ पे गुरु जी? ये जो हमने ईख से निर्मित पदार्थ पढ़े हैं, इससे अगला पॉइंट ही पढ़ो जी। तो कोई नजर नहीं आ रहा गुरु जी। नहीं, जो अभी पढ़े आपने, ईख से निर्मित पदार्थ फाणित है। हाँ, गुरु जी अभी तो पानी के गुरु। हाँ, लेकिन अब वापस वहीं पे आ जाना है। फाणित तो मैंने यहाँ से वहाँ पढ़वाना था, क्योंकि इसके नुकसान काफी हैं। भाग का रस यहाँ से पढ़ना ना, ठीक है। अगले भाग का रस, ईख के प्रारंभिक एक दो पोरों का रस कुछ नमकीन जैसा होता है। मध्य भाग का दांतों से चूसा हुआ रस चीनी के समान मधुर एवं गुणकारक होता है। यांत्रिक रस के भेद, यंत्र विशेष से दबाकर निकाला हुआ ईख का रस जड़ का भाग, अगला भाग तथा कीड़ों द्वारा खाया गया भाग सब एक साथ निचोड़ा जाता है। इसमें मैल का भी मिश्रण हो जाता है और वह कुछ समय तक इसी प्रकार पड़ा रह जाता है, तो यह रस विकृत हो जाता है। अतः यह विदाहक, गुरुपाकी तथा विष्टम्भी हो जाता है। आजकल तो गुरु जी यही मिलता है बाजार में, तो गुड़ इसी का बना हुआ। तो इसको शास्त्र आदर्श नहीं मानता है जी, तो इसीलिए तो कहा गया है जी कि गन्ने का, जैसे हमने पढ़ा अगले भाग का रस है वो थोड़ा नमकीन रहेगा, और बीच वाला है जो वो बेस्ट रहेगा जी, और लगभग एंड तक भी बेस्ट रहता है, तो ये बीच वाला और नीचे वाला सबसे बेटर है। तो इसलिए ईख को जितना हम चूस सके उतना बेटर है जी, रस की तुलना में, शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं जी। फिर गुड़ का प्रयोग करें या बंद करें गुरु जी? करें। किसका जी? गुड़ के गुण पढ़ेंगे अभी आगे, आगे गुड़ के गुण पढ़ेंगे जी आप। अच्छा ठीक है जी। अब गुड़ के गुण पे ही आ जाओ फाणित के बाद, बीच में ये इतना कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है गुरु जी। गुड़ के गुण, ईख के रस को स्वच्छ करके बनाया गया प्रथम श्रेणी का गुड़ अधिक कफकारक नहीं होता तथा यह मूत्र एवं पुरीष का प्रवर्तक होता है। ईख के रस को पकाते समय उसकी मैल को निकाले बिना जो गुड़ बनाया जाता है वह उक्त प्रथम गुड़ से दूसरी श्रेणी का होता है। उसके गुण, इसके सेवन से पेट में पर्याप्त कृमियों की उत्पत्ति होती है। यह मज्जा, मेदस, मांस तथा कफ दोष को बढ़ाता है। क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी? गुरु जी ये कह रहे हैं कि जी जो गन्ने का जो स्वच्छ रस है उससे जो गुड़ बनाया जाता है प्रथम श्रेणी का होता है, वह बहुत ज्यादा कफकारक नहीं होता और मूत्र और पुरीष को बाहर निकालने वाला होता है, प्रवर्तक होता है उनका। और ईख के जो रस को पकाते समय मैल को निकाले बिना जो गुड़ बनाया जाता है, जिसको बड़े शौक से कई बार लोग खाते हैं, कहते हैं काला गुड़ है, ये प्योर गुड़ है वैसा, तो वह दूसरी श्रेणी में आता है और ये पेट में कीड़े बढ़ा देगा, मज्जा, मेद, मांस, कफ दोष को इनको बढ़ाएगा ये। ठीक है जी, इसमें कहा गया है जी कि एक तो गुड़ के बारे में कि जी इसकी जो सफाई है वो होनी चाहिए, प्राकृतिक सफाई होनी चाहिए, बिना केमिकल के सफाई होनी चाहिए। और दूसरा, बिना सफाई वाला अगर खाएंगे तो उसमें क्या है, गुरुता अधिक है, आमता अधिक है। तो जैसे इसमें एक पॉइंट आया है जी, यह मज्जा को, यह मेद को, यह मांस को, यह कफ को बढ़ाता है। तो जिसमें सफाई नहीं हुई है
और कई लोग गुड़ को खाते भी इसलिए है कि वजन बढ़ेगा। तो सफाई नहीं हुई है, तो उस गुड़ को अगर हम खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा खाएंगे, तो यह मांस, मेद, मज्जा को विकृत अवस्था में बढ़ा देगा जी। जैसे कि आप सब देखते हैं कि लोग जब केला और दूध इकट्ठा मिला के शेक पीते हैं तो उनका वजन तो बढ़ जाता है, लेकिन विकृत मेद बढ़ता है जी, उसमें स्थूलता टाइप बढ़ता है। और ध्यान रहे कि रक्त और मेद उसमें जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा किडनी लंबी समय तक सुरक्षित बनी रहेगी। और जब मेद और रक्त में क्वालिटी नहीं होगी तो किडनी बनी ही उससे है, तो सबसे पहले किडनी फेलियर आएगा जी। तो ये गुड़ जो बिल्कुल पूरी तरह से साफ नहीं किया गया है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये शरीर में गुरुता तो बढ़ाएगा, लेकिन ये विकृत गुरुता बढ़ाएगा जी। मांस, मेद, मज्जा इनको और कफ को विकृत अवस्था में बढ़ाएगा। तो जो पहले वाला है वो आदर्श है, उसको ले सकते हैं। और गुड़ को पहले वाला को थोड़ा जल्दी भी लिया जा सकता है, और नहीं तो एक ऋतु पुराना करके गुड़ खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है जी। आगे पढ़ो जी, या किसी का कोई और गुरु जी पहले पॉइंट, हाँ इसी गुड़ के गुण में पहला पॉइंट तो ये बोला था, अगर साफ रस से बनाया गया तो ताजा गुड़ जो है प्रथम श्रेणी में आता है। अच्छा, इसमें पुराना गुड़ नहीं है, ठीक है जी। इसमें ठीक, आगे पढ़ो जी, किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरुजी, एक जैसे आम, पके हुए आम के साथ दूध के बारे में लिख रखा है शास्त्र में, मैंने पढ़ा था कौन से में, ये ध्यान नहीं कि ले सकते हैं, तो वो नहीं बढ़ाएगा विकृत मेद को? क्या कारण है कि केला बढ़ाएगा? ऐसा है विक्रम कि आदर्श स्थिति तो ये है कि आप दूध और आम भी अलग ले, लेकिन आम की तुलना में केले में गुरुता और घनता अधिक है जी। आम की तुलना में, आम में क्या है, वो रस है जी एक तरह से, और केले में क्या है, घनता और गुरुता है। तो केले की गुरुता आम से बहुत अधिक है विक्रम। जी गुरुजी, ठीक। गुरुजी ये कई रोटी खाए बाद में गुड़ खाए करे, वो के सिस्टम है गांव में, जैसे बूढ़े बुजुर्ग है तो ये ले सकते हैं या नहीं लेना? शास्त्र ऐसा बोलता है महेंद्र जी कि भाई आरंभ में मधुर रस खाना है, मीठा रस आरंभ में खाना है, और बाकी रस बाद में खाने हैं। खाने के बाद में कोई भी मीठी चीज नहीं लेनी है जी। ठीक है गुरु। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ जाएगा कि जी वो खाने को पचाता है, भाई वो खाने को कैसे पचाएगा, खाने को अग्नि पचाएगी। अब अगर भूख जिस समय आपको लगी है, अग्नि अच्छी है तो खाना पचेगा। अगर आपको जब खाने के लिए बैठे हो भूख नहीं है तो खाने के चाहे बाद आप कितना भी गुड़ खा लो, वो आपकी भूख को अच्छा नहीं करेगा जी। सही है गुरु। तो वो आदर्श स्थिति नहीं है जी, खाने के बाद गुड़ ना ही खाएं, बेहतर है जी, मीठा रस आरंभ में ही खाएं जी। ठीक है गुरु जी। आगे पढ़ो संजय जी। मत्स्य, दंडिका आदि के गुण, ये पढ़ना है गुरु जी। इससे पहले एक पॉइंट और रह गया जी। पुराने नए गुड़ के गुण। पुराना गुड़ हृदय के लिए हितकारक तथा पथ्य होता है, और नया गुड़ कफ दोष को बढ़ाने वाला एवं जठराग्नि को मंद कर देता है। क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी? पुराना गुड़ ही खाना चाहिए गुरु जी, निष्कर्ष निकला। नया गुड़ खाएंगे कफ बढ़ेगा, अग्नि मंद हो जाएगी, और पुराना खाएंगे तो हार्ट भी बढ़िया रहेगा, पाचन भी बढ़िया रहेगा जी। नया गुड़ खाएंगे तो पेट में कृमि हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा खाएंगे नया गुड़। नया गुड़ खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे और अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ खाएंगे तो कृमि हो सकते हैं, अग्निमंद हो सकती है। पुराना खाएंगे तो वो कफ को विकृत अवस्था में नहीं बढ़ाएगा, कृमि नहीं होंगे और हृदय के लिए हितकर है जी। पुराना की क्या परिभाषा गुरु जी इसमें? पुराने की जैसे कि अपना गेहूं है जी, गेहूं आती है तो अपने यहाँ प्रचलन है कि कम से कम नई गेहूं आते ही ना खाओ, 2 महीने पुरानी करके खाओ जी। अगर आप देखते होंगे अपने गांव वगैरह में भी ये व्यवस्था रहती है कि नई आई है अभी नहीं खानी है, थोड़ा रुक के पुरानी गेहूं को 2 महीने तक चलाते हैं फिर नई को खाते हैं। तो मतलब 3 महीने पुराना होना चाहिए कम से कम। 2 महीने कम से कम, एक ऋतु। ठीक, ठीक है जी।
ज्यादा पुराना हो जाए गुरु जी, जैसे साल 2 साल का हो तो। और अच्छा है, जितना पुराना होगा तो उसमें गुण रहेंगे, बस उसकी गुरुता कम हो जाएगी जी। गुरुजी गुड़ तो ज्यादा पुराना रुक ही नहीं पाता है ना। ना ऐसा नहीं है संजय जी, 1 साल तक तो हमारे पास, हम एक किसान से बनवाते हैं स्पेशल, तो वो इतना अच्छा बनाते हैं, मतलब कई से हमने आरम आरम में लिया तो उनका वर्षा ऋतु में पिघल जाता था जी। लेकिन ये जो बनाते हैं इतने अच्छे तरीके से कि बारिश में भी कोई असर नहीं पड़ता, और वो अभी भी, अभी आजकल क्या हो गया है, वो पुराना 1 साल बिल्कुल काला हो गया है जी। और आरंभ में पूरी लाली थी, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें कठोरता आ जाती है, फिर बारिश आएगी तो थोड़ा सा वो कठोरता कम होगी, लेकिन वो पिघलता नहीं है। और अब के टाइम में वो बिल्कुल काला है जी, और उस टाइम में वो पूरा लाल था। अगर आप ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाली माँ होती है उसमें, और अब पूरा काली माँ आ जाती है जी उसमें। मार्च और अप्रैल का गुरुजी मार्च अप्रैल का बनता है ना गुड़, वो खराब नहीं होता। पहले वाला जो होता है ना, जनवरी से पहले का, वो खराब हो जाता है जी, वो कच्चा होता है। ठीक बोल रहे हो अनुपम जी। उस टाइम गन्ने में पूरी मिठास आ जाती है। उस समय गन्ने में पूरे गुण आ जाते हैं जी, पूरा वो पक जाता है पूरा। ठीक बोल रहे हो जी, ठीक बोल रहे हो। आगे पढ़ो संजय जी। अभी ये पढ़ना गुरु जी, मत्स्य दंडिका आदि के गुण। हाँ पढ़ो जी। मत्स्यंडिका आदि के गुण। राब, खंड मतलब खांड तथा सीता या सीतोपला मिश्री, ये उत्तरोत्तर गुणवान होते हैं। तो सबसे गुणवान कौन हुआ जी? उत्तरोत्तर, एक से बढ़ के एक, मतलब राब से ज्यादा खांड, खांड से ज्यादा सीतोपला मिश्री, मतलब ऐसे जी। तो मिश्री सबसे इसमें गुणवान हुई है। बिल्कुल ठीक बोला है जी। बाकी साथियों से निवेदन है जी, माइक बंद करके रखो, आवाज बीच में गूंजती है। हाँ, सबसे अच्छा मिश्री है जी, फिर खांड, और राब अच्छी क्वालिटी में नहीं आता है जी। गुड़ के गुण हमने पढ़ ही लिए है जी। अब आगे पढ़ो जी, इसी पॉइंट में जो बचा है। अर्थात मत्स्यदंडिका से खंड, अच्छा ये हो गया। इस इनके गुण ये सभी वृश्चिक, क्षत, उर्क्षत तथा शील पुरुषों के लिए हितकर होते हैं और रक्तपित्त एवं वात दोष नाशक हैं। क्या निष्कर्ष निकला है संजय जी? इसमें ये निकला गुरुजी, ये जो चोट वोट लगी है, क्षीण पुरुष है, कमजोर है, रक्तपित्त की जिनको समस्या है, वात दोष की है, तो इनका नाश करता है। और विषय क्या होता है गुरुजी, ये नहीं मेरे को आइडिया। वृश्य होता है जी जो वीर्य को बढ़ाने का काम करे, वीर्यवर्धक। किसके गुण ज्यादा है इसके हिसाब से हम वक्तव्य और पढ़ो जी। वक्तव्य में निकलेगा जी। वक्तव्य, ईख के रस को भली भांति पकाते पकाते जब वह पत्थर की भांति कड़ा हो जाता है, उसे गुड़ कहते हैं। किंतु उसी गुड़ को गोड़, बंगाल का पुराना नाम, देशवासी मत्स्यंडी कहते हैं। यथा इक्षो रसो, ये हो गया, ये तो वो आ गया जी, संस्कृत आ गई पूरी। और इतना ही है गुरु जी वक्तव्य में तो। ठीक है जी। अब विक्रम जी ने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे किया है जी, कि गुड़ और खांड में किसके गुण अधिक है। तो हम यहाँ पे देखें कि जी राब सबसे कमजोर है, मतलब अभिसंधि है। राब के बाद स्थिति आती है गुड़ की। तो गुड़ क्या है जी? गुड़ अगर साफ अच्छे से तैयार किया गया है तो उसमें गुरुता तो है, लेकिन वो राब से अच्छा है जी। और फिर गुड़ से अच्छी अपनी खांड है, और खांड से अच्छी मिश्री है। अब सबसे गुणवान कौन हुई? मिश्री। आधार क्या है जी? हमने देखा कि राब में क्या है? अभिसंधि गुण है। वो क्या है? वो बिना काम किए, क्योंकि जितनी अधिक गुरुता होगी किसी भी द्रव्य में, वो कहीं ना कहीं अग्नि को मंद करेगा, और वहां पे आम निर्माण की संभावना होगी। आम बनेगा तो कृमि बनेंगे जी। तो इसलिए राब सबसे बेकार है जी। दूसरे नंबर पे गुड़। गुड़ के बारे में हमने पढ़ लिया
कि एक गुड़ जिसकी सफाई नहीं करी गई है, दूसरा जिसकी सफाई करी गई है, तो उनके गुण हमने पढ़ लिया। जिसकी सफाई ही नहीं करी गई है वो भी कहीं ना कहीं गुरुता पैदा करेगा। गुरुता पैदा करेगा तो विकृत, मांस, मेद इनको बढ़ा रहा है, मज्जा को स्थूल रूप में बढ़ा रहा है जी। तो वहां पे आमता रहेगी तो कृमि होंगे, और ये सबसे लघु है और कफ वाले होते हुए भी कफवर्धक श्रेणी में नहीं आती विक्रम जी, मिश्री है जो, या फिर खांड है। तो सबसे उत्तम हुई मिश्री, फिर खांड और फिर गुड़। विक्रम जी हुआ क्लियर? गुरुजी मिश्री तो चीनी से बनाते हैं ना जी? मिश्री गुड़ को शुद्धिकरण करके बनती है जी, बहुत प्रयासों से बनती है जी, प्रयासों से बनती होगी, लेकिन अब जो मिश्री मिलती है बाजार में वो तो सारी वो तो नकली है, वो चीनी तो से बनती है। हाँ, वो तो सांचों में डाल रखे, डाइयां बना बना के क्यूब बन गए उसके, और मिश्री क्या है। उसको तो आप ये बोल सकते हैं कि वो तो मिश्री है ही नहीं जी, वो तो चीनी का ही एक अलग रूप है जी। तो और मिश्री कैसी होती है गुरुजी? वो तो फिर देखी नहीं, इसका मतलब तो बताओ संजय जी। मैं धागे वाली मिश्री के ना ग्रुप में फोटो डाल दूंगा क्लास के बाद। अनुपम जी, धागे वाली मिश्री तो आपने देखी होगी। धागे वाली मिश्री की नहीं, धागे वाली मिश्री जो बनती है वही तो खांड की, वो वही तो चीनी की बनती है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अब मैं देखो, जो धागे वाली मिश्री बनती है ना, वो कैसे बनती है, वो एक सांचे में ना धागे लगा दिए जाते हैं, और उस प्रोसेस में फिर ये जो खांड बन रही होती है ना, तो खांड उसमें वो घूमती रहती है, खांड जो शुद्ध रूप है उस पर चिपकता रहता है, और एक स्टेज ऐसे रहते है कि उसमें अच्छी खासी वो खांड चिपक जाती है, और एकदम शुद्ध रूप होता है, व्हाइट होती है वो मिश्री होती है धागे वाली असली। तो नहीं, मिलती तो सारी धागे वाली है, बनाते हैं चीनी से ही वो। अनुपम जी, जो ये भेजेंगे ना संजय जी आपको, उसमें चीनी का कोई अंश ही नहीं मिलेगा, चीनी का कलर ही नहीं मिलेगा आपको चीनी जैसा उसमें। नहीं गुरुजी, चीनी तो बिल्कुल व्हाइट जैसी। तो ये गुरुजी बनती कहाँ पे है ये मिश्री? क्योंकि कोल्लू पे तो बनती नहीं कहीं। कोल्लू पे नहीं, अलग से बनाते हैं लोग, हमारे पास से ही बनती है कॉटन। वो यूपी में भी देखी नहीं, मन तो बहुत सारे कोल्लू देखे, कहीं देखी नहीं मिश्री बनती हुई। खांड तो देखी है। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, बहुत कम लोग बनाते हैं, और क्योंकि प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है तो इसलिए बहुत कम बनाते हैं। हालांकि बाजार में भी इसका रेट वेट ठीक मिलने लगा है, 150-150 रुपए किलो इनका भाव मिल जाता है अभी। नहीं, खजूरी 60 रुपए किलो मिलती है धागे वाली मछली। 80 से नीचे कहीं नहीं मिलेगी जी, 80-90 से नीचे नहीं, 80 से नीचे तो मिला ही नहीं कहीं भी। 100 रुपये से ऊपर है, 100 रुपये से ऊपर। गुरुजी इसको पीस के इसकी चाय बना सकते हैं क्या? जैसे चाय में दूध में डाल सकते हैं? बना सकते हो जी, डाल सकते हो, लेकिन दूध वैसे ही पिए तो दूध वो आदर्श स्थिति है महेंद्र जी। महेंद्र जी, चाय में डाल तो सकते हैं, लेकिन चाय पीनी नहीं है जी फिर। महेंद्र जी, दूध में डाल सकते हैं लेकिन दूध पीना नहीं है, चल तो जाएगा लेकिन आदर्श स्थिति नहीं है वो। दूध वैसे ही पिए, वो मीठा होता है जी। महेंद्र जी गलत क्वेश्चन पूछ लिया यार, चाय पी बंद कर दी। टका जो दूध मिश्री मिला के पीने से तो बहुत अलग ही नजारा आता है, टका ऐसा सुन रहा है। महेंद्र जी, गाय का दूध वैसे ही मीठा होता है, आप पूरे भाव से कुछ दिन रेगुलर पिएंगे तो वैसे ही मीठा रहेगा। कि दूध संपूरक आहार है, दूध में सारी क्वालिटी होती है, मीठापन भी होता है, ऐसा बताया गुरुजी ने कितनी बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो जी इस तरह नहीं, थोड़ा सा फीका लगा, जब थोड़े से मिला लो मिश्री और बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जब उसकी आदत आप मीठापन उसमें महसूस करोगे ना तो मीठा ही लगेगा वो। भाई विक्की जी सुनो, सो तो धरती पे भी जाते, तख्त पे भी सो जाए, लेकिन गद्दे पे सोने में जो मजा आता है ना, वो धरती पे थोड़ी आता है। अनुपम जी वही बात आ गई है, फिर दुबे जी अपना सवाल डाल देते हैं। अनुपम जी, ऐसा है जैसे हम हमारे घर में चाहे बच्चा है या हम सब दूध ऐसे ही पीते हैं जी, और बाई चांस किसी के पास चले गए और उसने मीठा दे दिया तो मतलब उसका पूरा जायका ही बिगड़ जाता है अनुपम जी। वो तो गुरुजी आंख की बात है जी, जो मजा मीठा, थोड़ा मीठा करके पीने में मजा आता है, फीके में वो ऐसा नहीं आता गुरुजी। ठीक, अच्छा लगता है वैसे तो, हम भी पीते हैं,
लेकिन भाई केसर डाल रखा हो, सौंफ डाल रखी हो, इलायची डाल रखी हो, थोड़ा मिश्री डाल रखा हो, बस फिर तो क्या बात है जी। ऐसा लगा जैसे पिए बाद में संग्रह में पहुंच गया वो आदमी। भ्राता जी, अनुपम जी, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं कुछ कह रहा हूँ, आवाज आ रही हो तो सही। जी 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 जी। आजकल ना मार्केट में केले ना कच्चे आते हैं, और उन कच्चे केलों में ना ठोसपन ज्यादा होता है, कच्चे भी होते हैं, और उनमें कच्चे केलों में कोई स्वाद नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, और कोई महक भी नहीं होती। और जब केला पका हुआ होता है ना, उसको जब हम खाते हैं तो उसमें एक अलग मीठापन होता है, और उसमें खुशबू भी होती है केले की। जाने बिना अनुभव के सब केले ले जाते हैं और ऐसे ही कच्चा ही खा लेते हैं। किसी केला पकता कैसे है, कैसे पकाना पड़ेगा उसको? पकाने का मतलब कि वो ज्यादा पीला हो जाए, उसमें कालापन ज्यादा दिखाई दे छिलके में। पेड़ पे ही हो जाए या फिर तोड़ने पेड़ के पे बाद? तो नहीं होगा वो, पेड़ पे तो नहीं होगा वो। कितने दिन लगेगा वो? पेड़ पे पक जाते हैं ये केले, बहुत मीठे होते हैं, पेड़ के पके हुए केले पक जाते हैं। चितली केले जो होते हैं ना, चितली केले जानते भी बहुत कम, आज की मतलब 30 वर्ष के या 25 वर्ष के व्यक्ति तो कम जानते होंगे। चित्तीदार होता है। अगर समझो जो केले पे पकाना है ना, बेसिक तरीका बताऊं क्या आपको केला पकाने का? हाँ जी हाँ, बताओ ना। जैसे अपना एक घड़ा ले लिया, मटका बोलते हैं जिसको। घड़े के अंदर केले रख दिए, जैसे अपन ने 1 दर्जन 2 दर्जन जितने बीज उस हिसाब से आते हैं। फिर उसके अंदर क्या करना है, देसी घी का दीपक जलाना है। अच्छा जी। उसके अंदर देसी घी का दीपक जगा के उसको ऊपर से बंद कर देना। जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन होगी ना, वो दीपक जितनी देर जगाए जितनी देर उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। हाँ जी, सोख लेगा फिर ऑक्सीजन। उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद होएगा ना तो फिर वो केला ना पक्केगा भी अलग तरीके से, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ना कोई केमिकल मिलाना, ना कोई बात। वो 2-3 दिन में पक जाएगा, फिर उसको बाहर निकाल लेना। आपने करके दिखाया? दूसरा फॉर्मूला ये है, मैं बताता हूँ, मैंने करके देखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। आप केले को कागज पेपर में लपेटे और उसको आटे के किसी कनस्तर जिसमें आटा रखते हैं ना, खाना मतलब बनाने के लिए आटा, उस आटे के ड्राम में रख दें। फोटो किसी भी फल को रख दो, पपीता को, केले को, ऐसे सब जाता है, गेहूं में रख दो। ठीक है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया, मेरे खेत से आए थे थोड़े से, पहली बार ही लगे थे केले, तो 12 दिन से घर में ऐसे पड़े हुए हैं, अखबार लपेट के रखे थे हालांकि, तो कच्चे के कच्चे ही हैं अभी। सब्जी बना लो, सब्जी तो बना ही रहे। नहीं, सब्जी तो खा ही रहे, पर पक्के केले का आपने बताया ना मीठा होता है, तो वो भी आनंद ले आए ना। वो तो पेड़ पे पका हुआ है, मीठा होता है। ये ऐसे पके हुए पता नहीं कैसे पकेंगे, ना पकेंगे कुछ नहीं पता। दादा केले पकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपका चूल्हा होता है, जो चूल्हा होता है वो केले का, जैसे हम जिसको घड़ बोलते हैं या जो भी हम बोलते हैं, बंच जो है उसको निकाल के चूने का पानी बनाना है और उसके ऊपर मार देना है। थोड़ा सा सूखने देना है वो चूने का पानी, और ये सूखने के बाद एक जगह पर रख दो। और जो बोरी होती है अपनी, जो धान वगैरह भरने वाली बोरी, वो बोरी सिर्फ उसके ऊपर ढक दो। या धान जो हमने काटा है, जैसे चावल काटा हुआ है, उसका जो तना हुआ सड़ा जो बोलते हैं, उसके बीच में भी रख सकते हैं। वो इतना बढ़िया केला पकता है, ये बिल्कुल नेचुरल, और उसकी टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहती है। और ये तकरीबन 5वें या 6ठे दिन पक जाता है पूरा। ठीक है। जो हल्का सा पीला हुआ है वो तीसरे दिन ही पक जाता है। बाकी हल्का सा जो पीछे रहा है, जो मतलब छोटा है, उसको तकरीबन 5-6 दिन लग जाते हैं। और ये मतलब मेरे ख्याल से तो पुराने जमाने से यही चलता आ रहा है। तो भ्राता जी, मेरा कहना ये था कि जैसे नेचुरल केले की मिठास होती है ना, और हमें पता है क्योंकि हमने खा रखा है आप सभी लोगों ने भी, तो ऐसे दूध के विषय में भी थोड़ा सा है। अनुपम भ्राता जी, सही कह रहा हूँ क्या मैं? हाँ जी, मान गए जी हम आपकी बात। अब मिश्री पर आए हम लोग। गुलशन जी, आप कुछ बोल रहे हैं, काफी देर से हैंड रेज है गुलशन जी का। आगे पढ़ो संजय जी। याश शर्करा या यवाश शर्करा, इसे ज्वासा की खांड या चीनी कहते हैं। इसको खांड बोलते हैं जी, खांड। ये खांड के गुण है जी।
अब आगे पढ़ेंगे, ये नीचे इसके खांड के गुण है। चलो पढ़ो जी एक बार। यवास शर्करा, इसे ज्वासा की खांड या चीनी कहते हैं। यह भी एक की चीनी के समान गुणों वाली होती है। यह कुछ तिक्त, मधुर तथा कषाय रस वाली होती है। तो जो खांड है वो वही है, गुरुजी इसी का वर्णन है। हाँ जी, आगे पढ़ो जी, अगला पॉइंट फिर क्लियर हो जाएगा। सभी प्रकार की शर्कराओं के गुण दाह, प्यास, वमन, मूर्छा तथा रक्तपित्त का शमन करती हैं। अतः इन्हें उत्तम कहा गया है। वक्तव्य, ईख के अतिरिक्त अन्य पदार्थों से भी शर्करा का निर्माण किया जाता है, जैसे ताड़ का गुड़, ताड़ की चीनी, खजूर की चीनी, द्राक्ष मुनक्का की चीनी तथा अन्य मधुर फल रसों से बनाई गई चीनी, मधु, शर्करा आदि। मधु शर्करा, जैसे राब में खांड का अंश नीचे बैठ जाता है, वैसे ही किसी किसी मधु में मधु शर्करा का अंश नीचे बैठ इकट्ठा हो जाता है। इसमें चीनी के सदृश कण दिखलाई देते हैं। यह स्थिति मधु में 2 से 3 मास के बाद देखी जाती है और मधु का तरल भाग ऊपर तैरता रहता है। यह भी शर्करा भेद ही है। यही कारण है कि प्राचीन संहिताकारों ने मधुर शर्करा के गुण धर्मों का वर्णन किया है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में मधु को जमा देने के लिए शुद्ध घी का जामन डाल देते हैं। इसमें मधु जम जाता है। उसे बर्फी की भांति काट कर मेहमानों का स्वागत किया जाता है। एक अगला पॉइंट और पढ़ लो, फिर डिस्कस करते हैं संजय जी। शर्करा की उत्तमता, ईख के रस से बनने वाले सभी पदार्थ की शर्करा तथा मिश्री सर्वश्रेष्ठ होती है, राब अधम होती है। निष्कर्ष, चलो वक्तव्य और पढ़ दो जी, फिर कर लेंगे। वक्तव्य, ज्वासा नामक पौधे से जो गोंद निकलती है उसी को या शर्करा अथवा यवा शर्करा कहते हैं। यह औषध व्यवसायी की दुकानों में माना या मना नाम से मिलती है। यह राजाओं एवं श्रीमानों के योग्य विरेचन है। यूनानी वैदक में प्रसिद्ध तुरुश्विन भी यही है। इसे चाशनी बनाकर बर्फी की भांति जमा लिया जाता है। एक टुकड़ा बर्फी पानी के साथ लें, मुंह भी मीठा और पेट भी साफ। टोटल निष्कर्ष क्या निकला संजय जी? निष्कर्ष गुरुजी ये निकला कि जो शर्करा है वो दाह, प्यास, वमन, मूर्छा तथा रक्तपित्त इन सब का शमन करती है और इसको उत्तम कहा गया है। फिर आगे इसने बताया कि और शर्करा किस चीज को बोला गया है जी? देखो इसमें ये, हाँ, खांड को शर्करा बोला गया। इसका निचोड़ ये निकला है जी, जैसे हमने पढ़ा कि भाई मिश्री सबसे उत्तम है, मिश्री के बाद दूसरे नंबर पे खांड सबसे उत्पन्न है, शर्करा जिसको बोला गया है। फिर हमने अलग अलग शर्करा पढ़ी, भाई जो शहद है उसमें भी तरल ऊपर रह जाता है, नीचे वो जम जाते हैं, वो क्या है, मधु की शर्करा है। इसी तरह से जो ये यव शर्करा हम पढ़ रहे हैं, ये बोला गया ज्वासा नाम का जो पौधा है उससे जो गोंद निकलती है उसमें भी शर्करा है, यानी कि एक तरह से ये प्राकृतिक मिठास हो गई है जी द्रव्यों की। तो इसमें मिश्री सबसे उत्तम है और फिर शर्करा यानी कि खांड उत्तम है, और खांड के जितने भी सभी गुण है वो पित्त सामक है जी। तो ये निचोड़ है जी। हाँ जी गुरुजी, ये जो शक्कर होती है अपने नॉर्मल हरियाणा, पंजाब, यूपी में, इस ये बाद में बनने लगी क्या? इसका कोई वर्णन नहीं है शास्त्र में। शक्कर हो सकता है जी, बाद में बन रही हो सकता है विक्रम। तो सर्वश्रेष्ठ मिश्री है, फिर खांड है, फिर गुड़ है और फिर जाके राब है। तो राब सबसे अधम मानी गई है क्योंकि ये दोषों को बढ़ाने वाली है। तो वो गुड़ और मिश्री का तो डिफरेंस क्लियर हो गया विक्रम। हाँ जी गुरुजी, हो गया। शक्कर मेरे को लगता है गुरुजी गुड़ और खांड के बीच का जो है ना वैसे गुण होंगे इसके। हाँ, तो मतलब गुड़ से अच्छी और खांड से नीचे। बिल्कुल ठीक बोल रहा है जी। तो जो सभी प्रकार की शर्कराओं के गुण बताए गए हैं जी, ये दाह यानी जलन को ठीक करता है, प्यास को ठीक करता है, वमन, मूर्छा, बेहोशी, रक्तपित्त
इसलिए हम खांड को गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं जी। और सर्दियों में भी, सर्दियों में वैसे खांड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। गर्मियों में क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि गर्मियों में हमें बाहर से आए हैं, धूप है या धूप में जाना है, तो वो जो नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें खांड की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये निचोड़ हो गया जी। राब से बच के रहना है, गुड़ कौन सा खाना है वो देख लिया है, 2 महीने पुराना खाएं तो वो बेहतर है। और शुगर के रोगियों को तो 6 महीने या 1 साल पुराना खिलाएं। प्राकृतिक गुड़ जिसमें कोई खाद दवाई ना डला हो वो सबसे बेहतर है जी, और उनको खिला सकते हैं। और फिर हमने राब, गुड़, खांड, मिश्री इन सब की क्वालिटी देख ली है जी। तो गुड़ को गलती से भी दूध में नहीं डालना है जी। अब क्यों नहीं डालना है समझ आ गया होगा जी। विक्की जी बताएंगे गुड़ को दूध में क्यों नहीं डालना है? आप बता दो संजय जी। गुड़ के गुरुजी इतना साफ सुथरा नहीं होता, और वो क्या जैसे उसके दोष भी पड़े अपने के, जैसे कीड़े वीड़े बनाता है पेट में, फिर कफ कारक भी होता है। तो ये सारे गुणों के कारण, क्योंकि चूंकि साफ नहीं है, तो फिर दूध को भी कहने का, दूध वैसे भी अपने आप में संपूर्ण आहार है। दूध में भी, हाँ, दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। गुड़ में फिर इस तरह की गुरुता है, तो इन दोनों का मेल नहीं है जी। और दूध के बारे में शास्त्र ऐसे ही बोलता है, गाय के दूध में वैसे ही प्राकृतिक मिठास है, तो उसको उसी रूप में पिएं, वैसे ही मीठा होता है, तो वो बेटर है जी। और अगर इसमें हम, हालांकि इस खांड भी उतनी अच्छी नहीं बोली गई है जी, डाल लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा आगे चल के कुष्ठ रोग की संप्राप्ति बनाने में हेल्प करती है। और गुड़ शक्कर तो करते ही हैं जी। हाँ, डालना तो थोड़ी बहुत ही मिश्री डाल लो, बाकी ना तो फिर छुट्टी करो। बिल्कुल जी। तो ये टॉपिक हुआ हमारा क्लियर जी। अब पढ़ो जी शहद का वर्णन। इसका मैं ग्रुप में फोटो भेजता हूँ, चलो इसको भी पढ़ दो, फिर भाव प्रकाश की डिटेल भी भेजते हैं। पढ़ो संजय जी। मधु का वर्णन। मधु नेत्रों के लिए हितकारक होता है। ये लेखन होने के कारण कफ को निकाल देता है। प्यास, कफ दोष, विषविकार, हिचकी, रक्तपित्त, प्रमेह, कुष्ठ, कृमि, छर्दी, श्वास का तथा अतिसार रोग को नष्ट करता है। यह वर्ण शोधक, वर्ण संधान तथा वर्ण रोपण करता है। यह वात दोष कारक है। रुक्ष, कषाय एवं मधुर गुण वाला है। इसी के समान गुणों वाली मधु शर्करा भी होती है। आगे बढ़ो मुझे। यहाँ तक क्या निष्कर्ष निकला है जी? शहद के इसमें गुण बताया कि भी नेत्रों के लिए हितकर है ये। फिर ये क्या है, इसमें लेखनीय गुण है, तो लेखन है तो कफ निकालता है ये। और ये शुष्क होता है, रुक्ष होता है, तो ये फिर प्यास, कफ दोष, हिचकी, रक्तपित्त, ये सब जो है, सर्दी, श्वास, कास, अतिसार रोगों को नष्ट करता है, शोषण करता है। तो ये जो जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है किसी रोग के कारण, उसको उसका शोषण करता है। अनुपम जी शहद के बारे में डिटेल डाल लिया मैंने अपने वाले ग्रुप में, वो संजय जी के पास भेज दो। संजय जी अपने ग्रुप में डाल के फिर वहां से भी हम शहद के बारे में पढ़ लेंगे। अनुपम जी। फिर आगे गुरु जी वात दोष कारक है, क्योंकि वात दोष बढ़ेगा, क्योंकि रुक्ष गुण वाला है, रुक्ष, कषाय और मधुर गुण वाला है। मधुर गुण तो है पर इसमें रुक्ष और कषाय भी बलवान है, तो उस कारण ये वात दोष करेगा। तो वात वाले इसको थोड़ा कम ही खाएं, पित्त और कफ वाले खाएं। इसके समान गुणों वाली मधु शर्करा भी होती है, और मधु शर्करा भी मधु के समान ही होती है, क्योंकि बनी अल्टीमेटली मधु इससे ही है, शहद से ही है वो। अभी मैं ग्रुप से पढ़ता हूँ गुरु जी। आगे लिखा जी मधु के संस्कृत नाम, फिर मधु के गुण। शीतल, लघु, स्वादिष्ट, रुक्ष, ग्राही, विलेखन, नेत्रों के लिए हितकर, अग्नि दीपक, स्वर को उत्तम बनाने वाला, वर्ण का शोधन तथा रोपण करने वाला, सुकुमारता करने वाला, सूक्ष्म श्रोत्रगामी, श्रोत्र मार्ग का अत्यंत शोधन करने वाला, आरंभ में मधुर, अंत में कषाय रस युक्त, अधकारक, अत्यंत प्रसादजनक,
वरण शरीर के रंग को उत्तम करने वाला, मेधा शक्ति को उत्पन्न करने वाला, वीर्यवर्धक, विशद गुण युक्त, रोचक, योगवाही, जिसके साथ उसके योग हो उसके सदृश गुण को करने वाला, थोड़ा वातजनक एवं कुष्ठ, अर्श, काश, पित्त, रक्त विकार, कफ, प्रमेह, क्लांति, कृमि, मेद, तृष्णा, वमन, श्वास, हिचकी, अतिसार, मलबंध, दाह, शक्त और शक्त को नष्ट करने वाला होता है। संजय जी क्या निष्कर्ष निकला है, कौन सी प्रकृति के लिए उत्तम है शहद? शहद जी कफ प्रकृति के लिए उत्तम है गुरुजी, क्योंकि ये लेखनीय काम करता है, ग्राही है, तो कफ को निकालेगा ये कफ और पित्त के लिए उत्तम है जी, कफ और पित्त दोनों के लिए। जी गुरुजी, सबसे उत्तम कफ के लिए, फिर पित्त का जो लिक्विड गुण है जिसमें, उसके लिए फिर ये उत्तम है, और वात के लिए थोड़ा सा ध्यान से प्रयोग करें, मतलब कि ये है जी। दोनों के लिए उत्तम नहीं है जी, क्योंकि वात वालों में ये रुक्ष होने से कारण, लेखन कार्य करने के कारण, भेदन छेदन करने के कारण, तो ये वात को बढ़ा देगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जी कि शहद है जो वो शीतल होता है जी, ठंडा। हम सोचते हैं जी अपनी सोसाइटी में एक प्रचलन है कि शहद तो बहुत ज़्यादा गर्म है जी, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा लेना, बहुत ज़्यादा गर्म है, ये कर देगा वो कर देगा। तो शहद ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है जी, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा, ये शीतल होने के कारण पित्त को ठीक करता है। ये शीतल है तो फिर कफ को कैसे ठीक करता है? ये रुक्ष भी है जी, शीतल होने के साथ साथ रुक्ष होने के कारण ये कफ के आम का शोषण करता है, उसका भेदन छेदन करता है, क्लीनिंग करता है जी वहाँ पे। तो रुक्ष होने के कारण कफ को ठीक करता है, शीतल होने के कारण पित्त को ठीक करता है। तो पित्त वाली समस्याओं में, जैसे कई बार आप लोगों को बताया, अगर किसी को एसिडिटी बनी है तो उसमें पौना चम्मच ले लो जी आंवले का पाउडर, 1/4 चम्मच हरड़ का पाउडर, उसको 1 गिलास मटके का पानी, 1 चम्मच शहद दे दो, तो बहुत अच्छा काम करता है जी एसिडिटी के ऊपर, पित्त के द्रव गुण के ऊपर, जलन की स्थिति है तो। रुक्ष भी है, अनुलोमन भी कर रहा है, शीतल भी है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन वहाँ पे बना है जी। तो शीतल है, शीतल होने के कारण इसको किन किन ऋतुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं संजय जी? कौन कौन कर सकता है और किन ऋतुओं में और क्यों? और ये ऋतुओं में तो जैसे कफ वाला है, तो मेरे हिसाब से कफ वाला सभी ऋतुओं में इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कफ के दोष को ये निकालेगा ये। और कफ दोष बढ़ा हुआ या बैलेंस कफ वाला? बैलेंस कफ वाला भी इस्तेमाल कर सकता है इसको, बैलेंस कफ वाला भी सभी ऋतुओं में इसको इस्तेमाल कर सकता है। बैलेंस कफ वाला ग्रीष्म वर्षा में ना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से ऋतु प्रभाव से वसंत ऋतु में प्रकोपित हुआ कफ इन दिनों अपने आप शांत हो जाता है। तो कफ बैलेंस में है तो ग्रीष्म और वर्षा में ना करे, बाकी सभी में कर सकता है जी, क्योंकि बैलेंस कफ में भी फिर ये इन ऋतुओं में लगातार सेवन करने से ड्राइनेस बढ़ा देगा जी, तो वहाँ पे भी रुक्षता बढ़ा देगा। तो वात कफ बड़ा है तो सभी ऋतुओं में ले सकते हैं, कफ बैलेंस में है तो 4 महीने छोड़ के बाकी महीनों में ले सकते हैं। अब पित्त और कफ के लिए, वात के लिए बताओ जी। तो पित्त में फिर गुरुजी ये जो शरद ऋतु है उसमें ना लें, ग्रीष्म ऋतु में ना लें फिर इसको? नहीं, शरद ऋतु में तो ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शीतल है, बढ़े हुए पित्त को भी ठीक करेगा, बढ़े हुए उसके द्रव गुण को भी ठीक करेगा। हाँ, शरद ऋतु में प्रकोप काल में ये रुक्ष शीतल होने के कारण ठंडक देगा वहां पे जब पित्त प्रकोप है, और रुक्ष होने के कारण द्रव गुण का शोषण भी करेगा, वहां तो देना अनिवार्य है जी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पित्त वाले को तो फिर गुरुजी पूरे साल दे दो फिर तो? नहीं देंगे पित्त वाले को, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में नहीं देंगे जी। पित्त अगर बैलेंस है तो ठीक है, अगर लिक्विड गुण उसका बढ़ा हुआ है तो ग्रीष्म और वर्षा में लिक्विड गुण नहीं बढ़ता ना जी। ग्रीष्म और वर्षा में, ग्रीष्म और वर्षा में स्वाभाविक रूप से रुखापन अधिक रहता है जी। ग्रीष्म ऋतु में रुखापन बढ़ने से, रुक्ष और लघु गुण बढ़ने से ही तो वात का संचय होता है जी। ठीक है।
तो पित्त बैलेंस में है तो इन 4 महीनों में नहीं देंगे, बाकी महीनों में दे सकते हैं जी। ठीक है गुरुजी। और वात वाले के लिए? वात वाले के लिए तो पूरे सारे नहीं देना चाहिए वैसे तो। हाँ, वात वाले को ना ही दे तो अच्छा है, इसकी जगह पे वात वालों को घी का तेल का इस्तेमाल करवाएं जी। तेल मिश्री। तो ये समझना जरूरी है जी कि गुण हर चीज में है, लेकिन किस प्रकृति के लिए किस ऋतु में कौन सी किसको सबसे ज्यादा फायदा दे रही है वो हमने तय करना है जी। अब घी तेल है वात के लिए सर्वश्रेष्ठ है, दे दो जी उनको, उनको शायद दे ही ना साल भर कभी तो अच्छा है जी। तो इसके जो गुण बताए गए हैं कि ये शीतल है, ठंडा है, हल्का है, स्वादिष्ट है, रुक्ष है, कफ को ठीक करता है, ग्राही मल को बांधने वाला है क्योंकि रुक्ष गुण के कारण अधिक आम्लता और द्रवता को सुखा देता है, जिसके कारण बार बार मल बिखरा हुआ आ रहा है या मल में बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। विलेखन है, नेत्रों के लिए हितकर है। नेत्रों के लिए हितकर क्यों है जी? कोई साथी बताएगा कि किस संप्राप्ति को अच्छा करता है ये नेत्रों के लिए? नेत्रों में जल पानी वानी ज्यादा बहता हो तो उस तरह का होगा जी गुरु, कुछ सफाई कर देगा बाकी नेत्रों की। और कोई साथी बता सकता हो जी कि नेत्रों में कैसे कार्य कर रहा है जी, कैसे हित कर रहे हैं नेत्रों के लिए? क्या बोला जी? कफ को हटाएगा। कफ क्यों हटाएगा, बाकी दूसरों में क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है जी। ये क्या करेगा, पित्त वालों में अगर गर्मी बढ़ी है, उष्ण गुण बढ़ा है तो उसको भी शांत करेगा। और आंखें क्या है जी, आंखें पित्त और कफ का ही तो मुख्य क्षेत्र है। आंखों में आलोचक पित्त की सहायता से हम देख रहे हैं, और वहाँ पे कफ भी है जो आंखों में स्नेहास है, जल है, तो वो कफ का रूप है। तो इस तरह से इन दोनों की आमता को हटाने का काम करेगा, ये पित्त की आमता भी और कफ की आमता भी। तो इस तरह से नेत्रों के लिए हितकर है जी। आगे है अब अग्निदीपन है, किसके लिए है? अग्निदीपन किस प्रकृति में काम करेगा जी, ये बताओ जी कोई भी साथी। इतना भी अग्नि से बन सकता है। पित्त भी करेगा, पित्त में कैसे करेगा? द्रव गुण का शोषण करेगा। ये पॉइंट है जी, ये बेसिक पॉइंट है जो हमने ध्यान रखने हैं। तो कफ और पित्त दोनों के आम का पचन कर रहा है। पित्त का आम कौन सा है? द्रव गुण। कफ का आम कौन सा है? जो आलसी की तरह अलसक है, जो गुरु शीत स्निग्ध से सेवन किया गया है, तो इन दोनों का पाचन करेगा। इस तरह से पित्त और कफ की अग्नि प्रदीप्त करेगा। पित्त में एसिड बढ़ने से अग्नि मंद है तो उसको ठीक करेगा, और कफ में आम दोष के कारण जी। गुरु जी कफ वाले में फिर हाँ, वेट भी घटाएगा, बिल्कुल घटाएगा, लेकिन ये ताजे पानी के साथ लेना है, गर्म पानी में इसके साथ नहीं लेना है जी, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे मछली और दूध, इसका ये बिल्कुल ही सबसे बिगड़ा हुआ खतरनाक विरुद्ध आहार है, तो उसी तरह से गर्म पानी और शहद उसी कैटेगरी में आता है जी, जैसे मछली और दूध का एक साथ सेवन किया जाए तो इतनी खतरनाक संप्राप्ति ये बनाता है जी। आगे सवर को उत्तम बनाता है दोनों के लिए जी, कफ और पित्त दोनों के लिए। वर्ण का शोधन करने वाला है, रोपण करने वाला है। वर्ण त्वचा में निखार लाने वाला है क्योंकि आम का पचन कर रहा है। पित्त वालों में क्या है जी, पीलिया हो गया है, तो वहां पे क्या हो गया, पीलिया हो गया है, तो पूरा आंखें पीली है, त्वचा पीली है, पीली के साथ साथ फिर पित्त बढ़ा है तो ड्राइनेस भी आएगी। तो ये शीत होने के कारण पित्त की उस पूरी संप्राप्ति को भंग कर देगा। और अपने यहाँ पीलिया के नाम में रोग में या एसिडिटी में या अल्सर में शहद बोलेंगे तो वो दूर से ही भागेगी जी। लेकिन ये वर्ण का शोधन करता है और रोपण करने वाला, घाव को भरने वाला भी है जी। सुकुमारता करने वाला है, सूक्ष्म स्त्रोतसगामी, स्त्रोतों का अंत्य शोधन करने वाला, यानी कि स्त्रोतों में बिल्कुल डीप जाके कार्य करने का काम करता है जी। आरंभ में मधुर है, अंत में कसाय है, तो जो शुद्ध शहद है कसाय रस युक्त है, तो इसको हम शुगर में भी दे सकते हैं जी। अत्यंत प्रसादजनक है, त्वचा में बढ़िया वाला निखार ला देगा जी। वर्ण शरीर के रंग को उत्तम करने वाला है, मेधा शक्ति, कफ और पित्त की मेधा शक्ति को अच्छा करेगा। कैसे अच्छा करेगा जी, कोई साथी बताएगा कि कफ और पित्त में मेधा शक्ति को कैसे अच्छे कर रहा है जी?
कफ और पित्त में मेधा शक्ति को अच्छा कैसे कर रहा है जी, बताओ कोई भी साथी। कफ में आम का पचन करेगा और पित्त की द्रव गुण का शोषण करेगा। द्रव गुण वहां कहाँ पहुंच गया जहां मेधा शक्ति है? द्रव गुण वहां कैसे पहुंच गया जी? गुरु जी जब हमने जो पित्त वाली संप्राप्ति पढ़ी था उसमें तो पहुंच रहा था ना कर्म बढ़कर। बिल्कुल सही बोला है जी, मैं वही जानना चाह रहा था, याद है कि नहीं याद है, बाकी साथी भूले बैठे हैं। हमने एक संप्राप्ति पढ़ी थी जी कि जब पेट में हमारे गर्मी बढ़ेगी तो वो गर्मी रक्त में भी बढ़ेगी, जब रक्त में गर्मी बढ़ेगी तो रक्त तो हर ऑर्गन को पोषण देने जाएगा। हमने एक संप्राप्ति पढ़ी थी कि अगर रक्त में गर्मी है, रक्त में गर्मी है तो रक्त हर जगह पोषण देने जाएगा। वो रक्त आपके मस्तिष्क में पोषण देने के लिए जा रहा है लेकिन उसमें गर्मी है, विजातीय तत्व है, तो वो कहाँ वहाँ पे क्या करेगा, मस्तिष्क से वो गर्मी सहन होने वाली नहीं है, मस्तिष्क वहाँ पे पीड़ा कर देगा, फिर प्रतिशाई पैदा करके और उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो इस तरह से पित्त वाली संप्राप्ति जब वहाँ पे घुस गई है तो ये उसको हटाता है, और कफ की स्थूलता मंदता वहाँ चली गई है तो ये उसको हटाता है जी। तो इस तरह से मेधा शक्ति को अच्छा करता है जी। आगे है, बहुत बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो जी आप। आगे है ये वीर्यवर्धक है, कफ और पित्त दोनों में वीर्यवर्धक कैसे है जी? कफ के आम का पचन करेगा, वहाँ का स्लैगिसनेस स्थूलता को हटाएगा, और पित्त के वहाँ पे द्रव गुण या गर्मी जो बढ़ी हुई है उसको हटा के वीर्य को अच्छा करेगा जी। आगे है रेचक है, ये योगवाही है, योगवाही जिसके साथ इसका योग हो उसके गुणों को और ज्यादा अच्छा करने वाला, डीप जाने वाला जी। थोड़ा वातजनक है क्योंकि ये रुक्स है, थोड़ा नहीं है जी, अच्छा है वातजनक, ये वात वालों को इससे बचाना चाहिए। कुष्ठ, अर्श, कास, पित्त, रक्त विकार, प्रमेह, कफज और पित्तज प्रमेह, क्लांति, कृमि। कृमि क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों के आम का पचन कर रहा है जी, इसलिए भंग उस पे काम करता है। अधिक बढ़े हुए मेद को, संजय जी का सवाल था, ये वजन भी घटाएगा, उसको कम करता है। तृष्णा, प्यास को ठीक करता है जी। वमन को रोकता है क्योंकि ये आम का पचन करता है। श्वास, कास, कफज, श्वास, कास जी, दुबले पतले के नहीं, उसमें काम करेगा ये कफज में। अतिसार, मलबन, दाह, गर्मी है। एसिडिटी में शहद जी, लोग सोचते हैं शहद गर्म है, दूध वैसे ही भाग जाते हैं इसका नाम सुनते ही, तो यहाँ लिखा है दाह में शहद का उपयोग एसिडिटी में जी। आगे है अक्षत, अक्षय, क्षय रोग, यानी क्षय टीवी को भी बोलते हैं, कमजोरी को भी क्षय बोलते हैं, तो इनको ये ठीक करने वाला है जी। तो इतने सारे गुण है जी शहद के अंदर, और हमें इन सब का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम क्या करते हैं कि शहद तो गर्म है, इससे दूर दूर रहते हैं जी। कैसी लगी जी शहद वाली संप्राप्ति पढ़ के संजय जी? बहुत बढ़िया गुरु जी। अब पढ़ो जी अष्टांग हृदय से वापिस, उष्ण शहद, उष्ण मधु का निषेध। उष्ण मधु का निषेध। उष्ण मधु का सेवन उष्ण धूप, घाम या अग्नि से संतप्त मानव को उष्ण काल में उष्ण जल आदि के साथ खाने पीने या चाटने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हानि होती है। एक चीज यही जी कि शहद को किसी भी गर्म चीज के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं है, और लेंगे तो खतरनाक विरोधार का काम करता है। खासकर इन लोगों में एलर्जी जैसी, कुष्ठ रोग जैसी संप्राप्ति बहुत देखी गई है जो गर्म पानी में शहद मिला के पीते हैं जी। रक्त में दुष्टि जाती है जी, आप हिस्ट्री देख लेना उठा के जी। और नीचे वाले पॉइंट में कहा गया है कि संशोधन क्रम में हम गर्म उसमें मिला सकते हैं क्योंकि वहां पाचन नहीं होगा। अगला पॉइंट पढ़ो संजय जी। तो शहरों में तो आजकल फैशन बना है गुरु जी, वेट घटाने के लिए गर्म पानी में डाल के पीते हैं। शहरों में ये अपने दही के लिए बहुत फैशन है जी आजकल, शहद को गर्म सोचते हैं और शहद को गर्म पानी में मिला के, ये बड़ा खतरनाक है जी, गलत है, ये पूरी तरह से गलत है संजय जी। जी गुरु जी। आगे पढ़ो जी।
संशोधन में मधु प्रयोग वमन के लिए तथा निर्वहन बस्ती में प्रयुक्त उष्ण मधु अथवा द्रव पदार्थ के साथ मिला हुआ मधु हानिकारक नहीं होता, क्योंकि वमन निर्वहन में प्रयुक्त उष्ण मधु शरीर में बिना पचे ही शीघ्र बाहर निकल जाता है। क्या कहा गया है संजय जी इसमें? बस्ती में कह रहा है क्योंकि चूंकि वो पचता नहीं है, तो ऐसे में अगर उष्ण मधु है तो वो अपना काम करेगा, बाकी पचेगा तो है नहीं, तो पहले ही बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए कोई वो नुकसान नहीं करेगा। बस्ती और वमन में हम गरम उसमें डाल के इसको दे सकते हैं। बाकी पाचन जहाँ शहद का करना है वहाँ किसी भी गर्म द्रव्य के साथ इसको नहीं देना है, तो शीतल द्रव्यों के साथ ही इसको देना है जी। गर्म पानी में डाल के बिल्कुल भी नहीं देना है जी इसको। आगे ऐसे लोगों ने जिन्होंने लंबे टाइम तक ऐसा पिया है जी, उनमें रक्त दुष्टि की हिस्ट्री मिलेगी। आप आगे ऑब्जर्वेशन करना जी उन लोगों में। आगे पढ़ो जी अब, या आज इतना ही पढ़े जी। आप सवाल ले ले, किसी का कोई सवाल हो। 9:30 का समय हो गया। सवाल ले लेते हैं। ठीक है जी, आज इतना ही पढ़ते हैं जी, 9:30 का समय हो गया। हाँ जी, गुरुजी सवाल तो क्या एक ऐसे ही है, पूछ लेता हूँ क्या? पूछ लो। ये गुरुजी ये बताइए, सारा कुछ आप करते हैं, घी ले लेना, दूध वो लेना, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये घर पे बर्तन मांजने के लिए कोई गौ निर्मित वो प्रोडक्ट अपने पास या कहीं मार्केट में है क्या? बताओ संजय जी, गुरदर्शन जी, अनुपम जी। गाय के गोबर की जो राख होती है ना जी महेंद्र जी, हाँ जी, बेस्ट में बेस्ट है वो जी। वो वेस्ट तो है जी, वो अपन उसमें जैसे सिंक में से इसको धोते हैं ना, तो वो उसमें जाके रुक जाती है। जैसे कोई बर्तन वार टाइप कुछ कोई आता हो प्रोडक्ट या जिसके बारे में कोई नॉलेज हो, वैसे तो मिट्टी से बेड़ो मिट्टी में अच्छी तरह साफ हो जाए, लेकिन ये आजकल सिस्टम ऐसा है जी, वो नालियों में जाके जम जाती है, फिर दिक्कत बहुत होती है जी उसमें से। इसके बारे में कोई इसमें जो स्वामी रामदेव जी की साबुन आती है वो भी ठीक है जी, क्योंकि केमिकल कम से कम है, नामात्र है, वो भी अच्छी है जी। अनुपम जी बताओ आप। लिक्विड आता है, एक लिक्विड आता है जो 42 रुपीज का पड़ता है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है जिसका? जैसे नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसका मैं वैसे मिर्चों का जो बोतल हुआ साफ करने का आता था, उसको हम तो यूज करते थे, लेकिन अभी तो यूज नहीं कर रहा है। उसका 42 रुपीज में 250 2.5 है। महेंद्र जी ऐसा है, लिक्विड रामदेव का आता है, रामदेव का। हाँ, पतंजलि का में बोतल पैकिंग आता है। और साथ में है ना जी वो जो साबुन रामदेव आगे और मिल जाएगा। वो साबुन के है जी, वो जो आप घर पे यूज करते हैं ना, उसमें केमिकल बहुत ज्यादा होता है, वो बर्तनों को चिपके रह जाता है जी। थोड़ा कितना मान लो से तो भी रह जाता है थोड़ा बहुत। इसमें आपको इसमें ऐसा है इसमें आपका सिंक जाम नहीं होगा इससे। रामदेव के जी मेरे हिसाब से एफएमसीजी जितने प्रोडक्ट है ना सारे आउटसोर्स्ड हैं, और बाजार में जितनी चीज डलती है ना सब कुछ वही डलता है उसमें कुछ विशेष ऐसा है नहीं अभी। नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, उसके डब्बे के ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, आपको आंसर मिल जाएगा। वही के वही सेम केमिकल है उसमें भी, सब में सल्फेट होता है। नहीं होता है, थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन राख भी होती है उसमें, जो होते हैं ना ये क्या बनते हैं थर्मल वाली जो राख होती है ना, राख भी होती है इसमें। संजय जी साबुन ठीक है इनकी, साबुन सबसे बढ़िया जो के लिए बर्तन धोने के लिए होती है वो राख ही होती है, और राख में यदि नमक, नींबू और जो रीठा पाउडर होती है ये मिला के इतना बढ़िया साफ हो जाता है। ये रीठा पाउडर वाला सॉल्यूशन बढ़िया बताया आपने, सबसे बढ़िया। और ये देसी तरीका है अपना। अरे भाई ये बाहर बैठ के खुले में करने हो तो कर सकते हो, घर में जब कोठी में बैठोगे ना जा करके तब समझ में नहीं आएगा मामला क्या होगा। बात ये है जी, सही असली बात यही है भाई, जो जहाँ पे खुले में कर रहे हैं, गांव में है या जहाँ राख की उपलब्धता है, तो वो सबसे बेस्ट है जी। और जब आप जहाँ लगता है कि आपकी सिंक वगैरह में राख फंसने का खतरा है, तो वहाँ पे संजय जी इनकी साबुन में उस तरह की केमिकल नहीं है। साबुन ठीक है इनकी, पतंजलि वाली बर्तन वाली है जो संजय जी।
गुरु जी पता नहीं, मैंने तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स पड़े थे ना, सारे केमिकल वही के वही हैं जो बाजार में हो रहे हैं। और बाबा तो मतलब ये सच्चाई है, मतलब ये कि उनकी औषधियां अच्छी हैं, बट इनकी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, सारे मतलब कि वो बिल्कुल जो कमर्शियल लेवल पे बन रहे हैं ना, लगभग वही है, मतलब कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है उसमें। औषधियाँ उतनी लंबी क्वालिटी की नहीं है संजय जी, लेकिन ये साबुन में इसमें केमिकल नहीं है, थोड़ा दोबारा से आप देखोगे तो। भीम के जैसा आता है उसका लिक्विड, भीम जो आता है लिक्विड ना, उसी तरह का है संजय जी, आप देखिएगा इससे अच्छा है, लेकिन बीच में हम उसको लाने मिल ही नहीं जाता इधर, इसलिए बंद कर दिया इसको। इसकी आटे वाली बिस्किट वाली फैक्ट्री मैंने देखी है, जिससे मार लेते हैं ये, वहां पे आप देखोगे ना तो आपके घर में वो आइटम आनी बंद हो जाएगी। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको मैं। तो ऐसा नहीं कि वो बाबा जी के ऊपर बुराई कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ मैं। आप ये देखो ना, ये पाम ऑयल पहले खुद मना करते थे, कहते अपने को सबको पता पाम ऑयल नुकसानदायक है। अब पाम ऑयल का खुद प्रचार करते हैं, जब से रुचि सोया ली है। तो है, काफी चीजें हैं, मतलब अच्छी है, पर काफी चीजें ये भी है कि पूरा भौतिकवाद हो गया उसमें, उनके प्रोडक्टों में। नहीं वो तो है ही संजय जी, लेकिन वो है ना जी, वो अच्छी जानकारी दे रहे हैं संजय जी, लेकिन अपने विषय पे आ जाए, लंबा हो जाएगा ये तो। ठीक है, सही कह रहे हो जी, विषय पे आता है। पतंजलि का है ना जी, मान लो हरिद्वार में जितना भी है, वहां जाकर के देखोगे ना आप लोगों की बाजी कमाल है वास्तव में। और जो गिलोय घनवटी जिनकी जितनी भी है ना जी पतंजलि की, इनकी बराबरी कहीं नहीं है। गिलोय जी, मैं वही कह रहा हूँ, औषधियां अच्छी हैं। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो मार्केट के लेवल के ही ऑलमोस्ट है, मैं ये इतना कह रहा हूँ सिर्फ। में कोई कह नहीं रहा कि औषधि में कोई गड़बड़ है। ना उनमें भी काफी अंतर है जी। जी एक बार लेना। ठीक है, आप इस पे थोड़ा और आगे बढ़ते रिसर्च करते हैं, फिर बताऊंगा आपको मैं तथ्यों के साथ में। सही बात है ना, ऐसा क्यों किसी को गलत। संजय जी, अनुपम जी कह रही है औषधियों में भी गड़बड़ है, औषधियाँ भी उतनी अच्छी नहीं है, औषधियाँ में भी वो क्वालिटी नहीं है। सबसे कम रुपए का है, 60 रुपए किलो है इनका। सस्ते की बात नहीं हो रही दुबई जी, यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी की। अभी हम क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो रेट से तो कैसे अंदाजा लगाएंगे क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। नहीं वो तो है जी, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन 45 का मिलता है वैसे दुकानदार को, 40-45 का देते हैं। यहाँ पे सवाल ये था जी कि हम शहरों में बैठने वाले अगर कोई विकल्प ढूंढना चाहें, राख यहाँ इस्तेमाल ना हो पा रही है, ना मिल पा रही है, तो वहाँ पे ये साबुन में जो केमिकल वाली जितनी भी साबुन है, उन सबसे कमज़ोर है जी, केमिकल नहीं है इसके अंदर उस तरह की। ये एक डिफरेंस है जी साबुन में संजय जी। ठीक है गुरु जी। गुरु जी मैं बोलूं, हाँ बोलो जी, बोलो। मेरी माता जी राख से बर्तन वॉश किया करती थी, और अब तो हमारे घर में करते नहीं है, लेकिन राख होती है काफी बार उपलब्ध। अब उसमें क्या करती थी माता जी, एक बड़ी जो परात होती है आटे वाली, उसको भिगो के सारे बर्तन उसमें वॉश करती थी, और उस पानी को अलग से साइड में फेंका करती थी। अब तो हमारे यहाँ नाली बन गई है गाँव में, पहले वो पानी जमीन पे कहीं ना कहीं बिखेर दिया करती थी, या गड्ढों में नहीं डालते थे, गड्ढा भर के पानी निकालते थे और उसको अलग से फेंक देती थी, नाली में ना फेंक करके अलग बर्तन में ही उसको धोती थी, ताकि वो सारा काला या उसमें कचरा ना रुके कहीं भी। ठीक है जी, अगले साथी का किसी का कोई सवाल जी? है उनका फंस जाता है, तो ऊपर से जो है वो जो मैल है ना वो फंस जाता है और वो पास नहीं कर पाता है, बार बार ऐसा हाँ, प्रॉब्लम वो तो होता है। राख तो जम जाती है ना, वहीं पे इकट्ठा होने के बाद पाइप में ही जम जाएगी, डायरेक्ट सिंक में भी जम जाएगी वो। और किसी का कोई सवाल जी? गुरुजी मेरा शिलाजीत पे सवाल है। शिलाजीत पे मैंने अष्टांग हृदय में पढ़ा था कि ये जो वात वाला क्या बोलते हैं उसको, शुगर जो है